हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये जो चैप्टर है काफी लेंदी चैप्टर है हमारे पास, लेकिन आज हम इसे कवर करेंगे एक वन शॉट वीडियो में। ये वीडियो एक वन शॉट जरूर है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को यहाँ पर डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें। बाकी मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा वीडियोस में, तो आप जाकर के पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक पर यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अभी हमने अपने चैनल पर इससे पहले सभी चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। और पढ़ाए गए सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप हमारा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, एसिड्स और बेसिस के, जो कि इस चैप्टर का नाम है। देखिए, अगर हम एसिड और बेसिस की बात करें तो अभी हम एसिड और बेसिस को समझेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बाद में देखेंगे। अगर हम इसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखें तो एसिड्स क्या है। एसिड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मींस जो साइंटिस्ट है आर्हेनियस, उन्होंने अपनी थ्योरी क्या दी थी एसिड्स के लिए। उन्होंने कहा था कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस या कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव आयंस लूज करे। मीन्स एनी कंपाउंड विच ऑन आयनाइजेशन विद वाटर रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस। तो अगर वो H पॉजिटिव आयंस लूज कर रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और अगर वो OH नेगेटिव आयंस लूज करता है तो वो बेस हो जाएगा। तो एसिड्स का काम है वाटर में जाकर के H पॉजिटिव आयंस लूज करना, और बेसिस का काम है वाटर में जाकर के OH नेगेटिव आयंस लूज करना। अब ऐसा कैसे हो पा रहा है, देखिए आपने जितने भी यहाँ पर एसिड और बेस आज तक पढ़े हैं, अगर हम सभी एसिड और बेस को देखें, जैसे यहाँ पर फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं HCl, HNO3 और H2SO4। अगर इस HCl को हम लोग देखें, हम HNO3 को देखें और उसके साथ साथ ये H2SO4 है, तो HCl क्या कर सकता है, HCl ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा यहाँ से, प्लस Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। वैसे ये जो HNO3 है ये बना देगा H पॉजिटिव आयन प्लस नाइट्रेट आयन, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो इधर भी दो हाइड्रोजन आयन निकल करके आएंगे, बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखेंगे। और ये जो हमारे पास रिएक्शंस हैं ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रहेंगी। अब हमने बोला कि ये जो HCl था ये वाटर में जाकर के आयनाइज हो रहा है। देखिए, अगर वाटर में ये जाकर के आयनाइज हुआ तो तीनों के साथ यहाँ पर वाटर लिख देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वाटर में जब आयनाइज होता है तो होता क्या है। ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव क्या करता है, ये H2O के साथ कंबाइन कर जाता है। तो जब H पॉजिटिव और H2O कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है H3O पॉजिटिव आयन। ये बना देंगे हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जो रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, अब इस रिएक्शन को अगर कंप्लीटली लिखा जाए तो ये कुछ ऐसी रहेगी, HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl से आने वाला जो H है वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बना देता है। मींस इसके एक्वस सॉल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं मिलेंगे, इसके एक्वस सॉल्यूशन में हमें मिलेंगे हाइड्रोनियम आयंस। रिलीज H पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन प्रोड्यूस कौन से आयंस होते हैं, प्रोड्यूस हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। तो वाटर में जाकर के जब भी कोई एसिड अपना H पॉजिटिव लूज करता है तो वाटर के साथ कंबाइन करके बना देता है हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली अगर हम HNO3 को भी लिखते हैं, अगर HNO3 की रिएक्शन भी लिखी जाएगी H2O के साथ, तो ये भी वाटर में जाकर के बना देगा हाइड्रोनियम आयन, और उसके साथ साथ यहाँ पर रिलीज हो जाएगा ये नाइट्रेट आयन। तो सिमिलरली आप जितने भी एसिड्स के लिए लिखेंगे, सभी एसिड्स वाटर में जाकर के एक कॉमन आयन बनाते हैं, और उस कॉमन आयन का नाम होता है यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। जो H3O पॉजिटिव यहाँ पर बन रहा है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये तो था सबसे पहला टॉपिक कि एसिड और बेसिस का काम क्या है। अब सिमिलरली ये जो बेसिस हैं, अगर आप बेसिस को देखेंगे तो कुछ मैं कॉमन बेसिस लिख देता हूँ जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ साथ है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये तीनों हमारे पास बेसिस की कैटेगरी में है, और अगर ये तीनों बेस हैं तो इनके पास एक आयन है जो कॉमन है। तीनों के पास आपको OH देखने को मिल रहा होगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की जो वैलेंसी है -1 होती है। हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। तो आप हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन आपके पास OH नेगेटिव आयन है, बेसिस का काम है कि जब इनको वाटर में आयनाइज किया जाएगा तो ये वाटर में जाकर के अपना OH नेगेटिव आयन लूज कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन नहीं बनता है, हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव और H2O के साथ बनता है। यहाँ पर सिंपली हमारे पास OH नेगेटिव आयंस जो है, OH नेगेटिव आयंस वाटर में जाकर के रिलीज हो जाएंगे। तो ये तो था एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। अब आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस तो हमने डिफाइन कर दिए, लेकिन अगर हम सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करें तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में, कि एसिड्स को हमने किन किन कैटेगरी में यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है।
देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की कैटेगरी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। सोर्स का बेसिस का मतलब है कि ये जो एसिड्स हम लोग देखेंगे, इन एसिड्स को हमने कहाँ से डिराइव किया है, इनके सोर्स क्या थे, इनको बनाने के लिए क्या क्या सोर्स हमारे पास लगे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब देखिए बेसिसिटी क्या होती है, अब आप कहेंगे टॉपिक तो हम एसिड्स पढ़ रहे हैं तो ये बेसिसिटी क्यों आ गई। एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस लूज कर सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और वो भी कैसे होने चाहिए, आयनाइजेबल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड, ये एक एसिड की बेसिसिटी होती है। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास सीबीएसई क्लास 10th में अभी इतना डिटेल में नहीं रहता है, तो इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको फिर भी एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। H पॉजिटिव आयंस का मतलब है कि जब अब एसिड जाकर के जब पानी में डिसॉल्व हो रहा है या वो आयनाइज हो रहा है तो वो H पॉजिटिव आयंस लूज कर रहा है, पर कितने लूज कर रहा है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। जैसे HCl है, अगर आप HCl को देखोगे तो HCl के पास एक ही H पॉजिटिव आयन है, तो ये वाटर में जाकर के एक ही H पॉजिटिव आयन लूज कर सकता है। तो ये HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई, इस HCl की जो बेसिसिटी है वो 1 हो जाएगी। ये एक ही H पॉजिटिव आयन लूज कर सकता है, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन आयन है जो आयनाइजेबल है। अगर हम HNO3 को देखें तो HNO3 के लिए भी हमारा जो आंसर है बेसिसिटी का वो 1 रहेगा, क्योंकि इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन आयन है। लेकिन जो H2SO4 है, इस H2SO4 के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं और ये दोनों की दोनों आयनाइजेबल हैं। इस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दोनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल है। देखिए यहाँ पर एक चीज है, एक चीज आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि किसी भी एसिड में जितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो सारी ही आयनाइजेबल होती हैं। जो हाइड्रोजन आयनाइजेबल है या जिस हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है वही उसकी बेसिसिटी के लिए काउंट होगा, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास काउंट नहीं होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एसिटिक एसिड होता है, ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। जब ये आयनाइज होगा तो ये बनाएगा एसिटेट आयन प्लस सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज करेगा। अब जो बच्चे इसका फॉर्मूला देख रहे हैं वो कहेंगे इसके पास तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये तो चारों के चारों हाइड्रोजन लूज कर देगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की कभी हम बात करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगी हुई हैं ये आयनाइजेबल नहीं होती हैं, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगी हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ लगी होती है। ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगी है उसको हम लोग आयनाइज कर सकते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी है उसको नहीं किया जा सकता है। तो देखने पे तो इसकी बेसिसिटी आप लोग 4 लिख देते, तो 4 इसकी बेसिसिटी नहीं होती है, इसकी बेसिसिटी हमारे पास होती है 1। तो देख करके तो लग रहा था इसका आंसर 4 होना चाहिए, बट एक्चुअली इसका आंसर जो हमारे पास वो 1 होता है। तो कुछ ऐसा है बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट, बट इसकी अब ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना इसके बारे में है भी नहीं। अगला जो है एसिड्स का, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस का मतलब है कि कोई एसिड हमारे पास कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। अब कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, क्या हम वो ऐसे बताएंगे कि एसिड ले जाकर के किसी सरफेस के ऊपर फेंक देंगे और देखेंगे कि वो सरफेस कितनी ज्यादा गल गई, कि वो सरफेस को कितनी जल्दी खा गया। देखिए ऐसे किसी भी एसिड या बेस का हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ एसिड का एक जो कोरोसिव नेचर है उसको स्टडी करने के लिए होता है कि वो कितनी जल्दी जाकर के किसी लेयर को डिप्लीट कर देता है या डिग्रेड कर देता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, असलियत में वो जो स्ट्रेंथ है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। देखेंगे उसको कैसे निकालते हैं। और जो लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है, लास्ट क्लासिफिकेशन रहेगा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो ये 4 यहाँ पर क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया है किसी भी एसिड के लिए। सबसे पहले क्राइटेरिया से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं सोर्स के बेसिस पर। देखिए हमारे पास 2 तरीके के एसिड्स होते हैं। अगर हम सोर्स के ऊपर जाएं तो एक होते हैं आपके पास मिनरल एसिड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब वो सभी एसिड्स जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर से या हम कह सकते हैं लिविंग मैटर से डिराइव्ड है, मींस प्लांट्स और एनिमल्स हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिनरल एसिड्स होते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास वो है जो कि मिनरल से डिराइव किए जाते हैं, मींस जो अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उनसे डिराइव्ड ये एसिड्स रहते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड्स को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स के देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स की जैसे मैंने बात करी थी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाएंगे। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के यहाँ पर फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पर इथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, उसके साथ साथ टार्ट्रिक एसिड होता है, बाकी मैलिक एसिड है। तो ये जितने भी एसिड्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अभी हम जितने भी फ्रूट्स यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कंज्यूम करते हैं,
उसमें कई तरीके के ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है हमारे पास लेमन एंड ऑरेंजेस। जो लेमन और ऑरेंज है, इसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है ये ज़्यादातर खट्टे जो फ्रूट्स हैं उसमें पाया जाता है। तो जो ये सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड का हमारे पास सबसे अच्छा सोर्स क्या हो गया? लेमन हो सकता है, यहाँ पर ऑरेंज हो सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया हैं, और जो हम लोग विनेगर यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, जो व्हाइट विनेगर होता है, उसमें भी एसिटिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, बट वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होती है, आगे इसकी बात जरूर करेंगे। उसके साथ साथ जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है ये है स्टिंग ऑफ बी। जब भी बी स्टिंग या जो आंट स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर चींटी काट लेती है, मक्खी कहीं पर काट लेती है, जो मधुमक्खी होती है, तो जो उसका स्टिंग है उसमें से फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है हमारी स्किन में। लैक्टिक एसिड, जितने भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट हैं उन सभी में लैक्टिक एसिड एसिड प्रेजेंट होता है, मींस दूध और दूध से बनी हुई जो चीजें हैं। मैलिक एसिड का आपके पास मेजर जो सोर्स है वो एप्पल से। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल में जैसे यहाँ पर मैलिक एसिड लिखा है, तो क्या एप्पल में सिर्फ मैलिक एसिड ही होगा? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एप्पल में सिर्फ मैलिक एसिड ही होगा। हम लोग उसकी बात करते हैं जो वहां पर मेजर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जिसकी परसेंटेज उस पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर ज्यादा है। मींस एप्पल के अंदर सबसे ज्यादा मैलिक एसिड है। अगर आप एप्पल्स कंज्यूम करेंगे तो एप्पल्स आपको खाने में खट्टे भी लगेंगे, तो इसका मतलब उसमें थोड़ी बहुत फॉर्म में तो फिर सिट्रिक एसिड भी रहा होगा। इवन जो हमारे पास टोमेटोज होते हैं, टोमेटोज में भी हम लोग सेम चीज यही कहते हैं कि टोमेटो में आपके पास अगर ये सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, तो क्या पूरा जो टोमेटो है वो पूरा का पूरा सिट्रिक एसिड से बना है? नहीं। सिट्रिक एसिड का मतलब है कि जहां पर जो खट्टा टेस्ट है वो सिट्रिक एसिड की वजह से आ रहा है। बट टोमेटो का अगर हम लोग एग्जांपल दें तो टोमेटो में मोस्टली आपके पास ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है, हमेशा हम लोग उस एसिड के बारे में बात करते हैं। तो इस चार्ट में आपको सभी एसिड्स दे रखे हैं, उसके नेचुरल सोर्स दे रखे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से एसिड्स यहाँ पर किन किन सोर्सेज से डिराइव्ड है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मिनरल एसिड्स की, कि ये मिनरल एसिड्स क्या है। देखिए, मिनरल एसिड्स की एक खासियत होती है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है कि उसमें जितने भी आपने एसिड देखे थे, इन सभी एसिड्स में एक चीज कॉमन थी कि सबके पास कार्बन प्रेजेंट होती है, क्योंकि जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग यहां पर एक ये लिख सकते हैं, कार्बन इज द कॉमन एलिमेंट अमंगस्ट ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उन सभी में आपको कार्बन देखने को मिलेगी। लेकिन जो मिनरल एसिड्स है, अब मिनरल एसिड्स ठीक इसका रिवर्स चलेगा हमारे पास, कि इसमें आपको कार्बन देखने को नहीं मिलेगी। अब मिनरल एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, HCl मिनरल एसिड है, H2SO4 मिनरल एसिड है, HNO3 मिनरल एसिड है। लेकिन अब एक एसिड आता है हमारे पास यहाँ पर, ये H2CO3। H2CO3 क्या है? H2CO3 आपके पास कार्बोनिक एसिड है, और इसमें तो कार्बन आ गई। अब कार्बोनिक एसिड में जो कार्बन आ गई, तो क्या कार्बोनिक एसिड में जो कार्बन प्रेजेंट है ये बता रही है कि ये ऑर्गेनिक एसिड है? ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये मिनरल एसिड ही है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? कार्बोनिक एसिड जब CO2 वाटर के साथ कंबाइन करती है, तो CO2 और वाटर कंबाइन करके बनाते हैं H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड्स जितने भी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, चाहे आप वो कोको कोला, थम्स अप, कोई सी भी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, इन सभी के अंदर कार्बोनिक एसिड है। जितनी भी आपके पास ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है जो आपको ये एसिडिक टेस्ट देती है, मींस इसका थोड़ा सा स्पिरिटेड टेस्ट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो इसके अंदर प्रेजेंट कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। CO2 वहां पर बहुत हाई प्रेशर में उस बॉटल में प्रेजेंट जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें एंट्रैप की गई होती है, तो वो वाटर के साथ जब CO2 कंबाइन करती है तो वो कार्बोनिक एसिड का सोल्यूशन बना देती है। इसलिए वो आपको एक बेटर टेस्ट करती है और एक एसिडिक टेस्ट देती है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन मिनरल एसिड्स में देखने को नहीं मिलेगा, और कार्बन कहाँ देखने को मिलेगा? ऑर्गेनिक एसिड्स में। तो मिनरल एसिड्स में अब आप देखिए कि अब जितने भी एसिड पढ़ रहे हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी वो एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हुआ करते थे। और इनऑर्गेनिक एसिड्स को या मिनरल एसिड्स को अगर हम बोलें तो ये होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन वहीं जो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं वीक एसिड्स की कैटेगरी में। तो कभी भी आपको बोलें कि जो वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड्स मिनरल एसिड्स होंगे या वो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे? वीक एसिड्स आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। लेकिन हमारे पास एक मिनरल एसिड ऐसा है जो कि वीक है, और उसका नाम है ये कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड कहने को तो मिनरल एसिड है, बट ये एक हमारे पास वीक एसिड होता है, तभी तो हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप HCl को कंज्यूम नहीं कर सकते, आप सल्फ्यूरिक को नहीं कंज्यूम कर सकते, आप नाइट्रिक को कंज्यूम नहीं कर सकते। इसकी तो एक ड्रॉप भी अगर आपकी स्किन पर लगेगी तो वो भी शायद आपके लिए हार्मफुल होगा, अगर वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी। तो इनको कंज्यूम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है इसको तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पी रहे हैं। तो इसलिए ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कहने को मिनरल एसिड है, बट क्योंकि एक वीक एसिड होता है इसलिए इसको कंज्यूम किया जा सकता है।
तो जितने भी हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है इसमें देख करके लग रहा था कि ये कार्बन इसमें कंटेंट है, तो ये कार्बन इसमें कंटेंट नहीं होती है, ये CO2 जो होती है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है तब ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं जो क्लासिफिकेशन पे, एसिड्स का क्लासिफिकेशन अब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होती है किसी भी एसिड की। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात करी थी स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ से हम लोगों के दिमाग में कई बार ये चीज आती होगी कि कोई एसिड कितनी जल्दी जाकर के किसी सरफेस को जला देगा, कितनी जल्दी उसको गला देगा। ये चीज स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, देख करके हम बता सकते हैं, मीन्स उसका कोरोसिव नेचर देख रहे हैं। लेकिन अगर केमिकल बेसिस पे इसको बात करें, अगर केमिस्ट्री यहां पर अप्लाई करें तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और जो डाइल्यूशन क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयंस का रिजर्वायर है, मतलब इसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे। और जब ये वाटर में जाएगा तो ये अपने सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देगा। ऐसा हम सोच सकते हैं कि सारे के सारे कर देगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है वैसे। बट अब अगर वो सारे नहीं कर पा रहा है, मींस मैंने कह दिया कि उसके पास अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस थे 100 थे जो रिलीज हो सकते थे, लेकिन 50 ही कर रहा और 50 बचा लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि 100 रिलीज हो सकते थे, 99 कर दिए रिलीज और एक बचा लिया। तो यहाँ पर दोनों जो सिनेरियो हैं, दोनों सिनेरियो अलग अलग हैं। कोई भी एसिड जो कि ऑलमोस्ट आयनाइज हो जाता है जाकर के अपने एक्वस सॉल्यूशन में, आयनाइज होने का मतलब है पूरे के पूरे H पॉजिटिव को लूज कर देता है, ऑलमोस्ट 99.9% डिसोसिएट हो जाता है, 99.9% आयनाइज हो जाता है। तो ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत हाई होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे, जिनकी हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, मींस इसके पास जो टोटल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट थे, इसने ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे रिलीज करे होंगे और नियरली इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रहती है वो 99% हो सकती है। तो इसमें हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे HCl इसका एग्जांपल है, H2SO4 और HNO3। अब H2SO4, HCl और HNO3 जो एसिड्स आप देख रहे हैं, ये तीनों कौन सी कैटेगरी के एसिड्स हैं, ये तीनों हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं। तो बेसिकली जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, जिसके बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहे हैं, अपने सभी के सभी H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर दे रहे हैं, जो कि जाकर के आगे हाइड्रोनियम आयन बना दे रहा होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें वीक एसिड्स की, वीक एसिड्स आपके पास क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत लो है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लो होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने एसिटिक एसिड को पानी में डाला, तो एसिटिक एसिड जब पानी में जाएगा तो पानी में आयनाइज होने पर वो अपने H पॉजिटिव आयंस लूज करेगा। तो वाटर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वाटर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हमें एसिटिक एसिड उसके अंदर देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पूरा आयनाइज हो गया होगा। CH3COOH की बात करें तो इसको आयनाइज होकर के एसिटेट आयन बना देना चाहिए था और सिर्फ उसके साथ बचा रहेगा यहाँ पर H पॉजिटिव आयन। लेकिन होगा क्या कि वाटर के अंदर आपको H पॉजिटिव आयंस तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अभी भी बचे हुए होंगे। तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। अब अगर ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है तो इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कम है, पार्शली ही आयनाइज हो रहा है। तो जो एसिड्स आपके पास पार्शली आयनाइज होते हैं या इनकम्प्लीट आयनाइजेशन दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं वीक एसिड्स। तो इसकी कैटेगरी में आते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। लेकिन इसमें कोई एक है जो ऑर्गेनिक नहीं है और वो है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड क्यों था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम लोग मान करके चलते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, पार्शियली आयनाइज होता है। और H2CO3 इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड है लेकिन उसके बावजूद वीक है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आयनाइज नहीं होगा और सारे के सारे अपने H पॉजिटिव आयंस को यहाँ पर लूज नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग अभी कहीं पर भी बात नहीं करेंगे जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस के पास होते हैं। अभी प्योरली हम लोग बात करेंगे H पॉजिटिव आयन की। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन क्या होती है। देखिए कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन को हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी एसिड अगर अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो इसका मतलब अभी आपके पास प्योरली वहां पर एसिड ही प्रेजेंट है, उसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम है। तो जहां एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है वहां पर जो हाइड्रोजन आयंस की स्ट्रेंथ है ना, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो भी बहुत हाई होगी। तो वो पानी में जाकर के मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। तो कंसंट्रेशन किसका मेजर है, कंसंट्रेशन हमारे पास मेजर हो गया किस चीज का, कि आयोनाइज करने पर वाटर में कितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस हमारे पास निकल करके आएंगे। क्योंकि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस इस एसिड के पास रहे होंगे उतने ज्यादा उसने हाइड्रोनियम आयन पानी में जाकर के बना दिए होंगे।
इसको भी और अच्छे से आगे समझेंगे कि क्यों हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन के बेसिस पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करें एसिड को, दो तरीके के एसिड होते हैं फिर तो। एक होते हैं आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड्स और एक होते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, जब भी किसी एसिड का हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो एसिड्स को हमेशा यहाँ पर पानी के साथ उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बोले कि हमारे पास जो एसिडिक सोल्यूशन है वो अपनी प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में होने का मतलब है कि उसके अंदर जो एसिडिक मिक्सचर है, मतलब जो उसका एसिडिक कंटेंट है वो हाई है और वाटर का कंटेंट बहुत कम रहेगा। तो अगर आप एक 100 ml की बोतल लेकर के आते हैं और उस 100 ml की बोतल में 95 ml एसिड है, 95 ml HCl है और 5 ml हमारे पास वाटर है। एक एग्जांपल में अगर आपको दूं तो 95 ml हम लोग बोल देते हैं कि उसके अंदर HCl था और बाकी का बचा हुआ 5 ml उसके अंदर वाटर था। तो ये जो एक्वा सॉल्यूशन है, ये एक्वा सॉल्यूशन कैसा है, ये एक्वा सॉल्यूशन अभी कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पर जो HCl है, इस HCl के आगे हमें लिखना पड़ेगा कि HCl यहाँ पर अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि HCl की जो कंपोजिशन है एज कंपेयर टू वाटर वो 95% है। पूरे सोल्यूशन में 95% HCl है और सिर्फ 5% वाटर है। तो ये हो गया आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत कम होती है और जबकि आपके पास जो एसिड है उस खुद की एसिड की जो कंपोजिशन है, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। इसके दूसरी तरफ अब हम चाहते हैं कि हम इस एसिडिक जो कंसंट्रेशन इसको थोड़ा कम करें, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए अब इसके अंदर पानी ज्यादा मिलाया जाएगा। अगर हम इसके अंदर पानी ज्यादा मिला देते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 95% हम बोलते हैं कि वाटर है इसमें, तो मैं बोल देता हूं 95 ml तो वाटर हो गया। 100 ml की बोतल में 95 ml वाटर है और सिर्फ अब 5 ml इसके अंदर HCl है। तो अब H2O की जो परसेंटेज है वो 95% हो गई यहाँ पर। तो वाटर तो बहुत हाई है लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट HCl है वो यहाँ पर बहुत कम है। तो ये हो गया आपके पास एक डाइल्यूटेड एसिड्स। डाइल्यूटेड एसिड में क्या होता है, वाटर की कंपोजिशन बहुत हाई होती है और जो आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें एसिडिक कंपोजिशन बहुत हाई है। तो अब ये जो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन क्या हमारे पास ये बता सकते हैं कि क्या एसिड आपके पास स्ट्रांग है या वीक है? तो कभी भी कंसंट्रेशन इसका एक मेजर नहीं होती है कि कौन सा एसिड आपके पास स्ट्रांग है और कौन सा एसिड आपके पास वीक है। एक बात आप समझिए कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूटेड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड है, तो आप कहेंगे एसिटिक एसिड तो कॉन्सेंट्रेटेड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डाइल्यूटेड है, तो ज्यादा स्ट्रांग क्या होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एसिटिक एसिड। लेकिन ऐसा नहीं है। एसिटिक एसिड आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है और HCl हमारे पास एक मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड अभी भी आपके पास स्ट्रांग एसिड ही रहेगा, भले ही वो सिर्फ 5% कॉन्सेंट्रेटेड था। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बनाए रखना, इससे आप कभी कंफ्यूज मत होना कि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन से क्या हम स्ट्रांग और वीक बता सकते हैं, नहीं। कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक परसेंटेज कंपोजिशन बताने के लिए होती है एसिड का, जो उसके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। जो एसिड आपके पास मिनरल है वो डाइल्यूट होने के बाद भी स्ट्रांग ही रहेंगे और अगर आप उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक एसिड से कंपेयर करते हो तो ऑर्गेनिक एसिड्स वीक ही रहते हैं और मिनरल एसिड हमेशा स्ट्रांग निकल करके आते हैं। अब डाइल्यूशन की जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात करी कि डाइल्यूशन क्या है। देखिए जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो अब एसिड में पानी मिलाया जाएगा या पानी में एसिड मिलाया जाएगा, दोनों ही बातें हो सकती है। तो क्या दोनों ही चीजें सेम है और क्या दोनों ही प्रोसेस एक जैसे काम करते हैं कि चाहे पानी में एसिड मिलाए या एसिड में पानी मिलाए, बात तो एक ही है। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप लोग किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ भी है कि जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमेशा पहले आप वाटर को लेंगे कंटेनर में और वाटर के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में एसिड डालेंगे और उसको लगातार यहाँ पर घोलते रहेंगे, ठीक है, स्टर करते रहेंगे। क्योंकि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रिएक्शन है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे आपने एक फ्लास्क में अगर एसिड लिया और उस एसिड में जैसे ही आप पानी डालेंगे तो वो अचानक से जो एसिड है वो उस फ्लास्क से बाहर निकल के उछल करके बाहर आ सकता है और आपके फेस को भी डैमेज कर सकता है अगर आपने यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लैब में ऐसी कोई चीज कर रहे हो, हम सभी सेफ्टी प्रिकॉशन, सभी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें यहाँ पर और ऐसे लापरवाही से कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, चाहे वो डाइल्यूशन ऑफ एसिड ही क्यों ना हो। तो एसिड को डाइल्यूट करते वक्त पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को पानी लेना है, फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट में एसिड मिलाना है, उसको साथ साथ घोलते रहना है। और ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ से हाई अमाउंट की जो हीट है वो निकलती है, वो आपके फेस पर, आपकी स्किन पर पड़कर उसको डैमेज कर सकती है। तो उसको बचाने के लिए सभी सेफ्टी मेजर्स को हम लोग रखेंगे यहाँ पर अपने पास। तो जब भी डाइल्यूशन ऑफ एसिड किया जाएगा हमेशा पानी पहले लेंगे और उसमें एसिड बाद में मिलाएंगे, ना कि एसिड लेकर के उसमें पानी मिलाया जाएगा। चलिए ये तो था हमारे पास क्लासिफिकेशन एसिड्स का।
अब आ जाते हैं हम कुछ केमिकल फॉर्मूले टाइप्स पे और कुछ कॉमन एसिड्स के जो यूजेस हैं। देखिए ये वाला जो चार्ट है, इस वाले चार्ट में हमने सभी के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जितने भी एसिड्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो ये उनके यूजेस लिखे हैं, यहाँ पर इसके फॉर्मूले लिखे हैं। आप इनको जरूर याद कर लीजिए, इसके यूजेस भी आप याद रखिए, आपको बाद में काम आएगा। बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे आता रहेगा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप अभी इसे पढ़ सकते हैं, कुछ चीजें तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड हमारे पास किस में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेटेड बीवरेजेस में प्रेजेंट होता है। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोको कोला, थम्स अप, इन सभी में कार्बोनिक एसिड है। फिर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को जो मेनली हम लोग यूज करते हैं, इसको फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है, इसको एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है। एक टीएनटी हमारे पास एक्सप्लोसिव होता है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, नाम होता है इसका ट्राइनाइट्रोटोलिन। तो ये ट्राइनाइट्रोटोलिन जो है ये नाइट्रिक एसिड से इसकी प्रिपरेशन होती है। और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी किसके मदद से बनाए जाते हैं, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की मदद से। फिर HCl का जो यूज है, HCl को हम लोग यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट। कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन में आप इसको यूज करते हुए देखेंगे। एक्वा रीजिया इससे बनाया जाता है। बाकी हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक में जो भी इंटेस्टाइन में हमारे पास एसिड प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट है और वो यहाँ पर फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। अब अगर ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, अगर आप सोचेंगे HCl प्रेजेंट है तो हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज क्यों नहीं कर रहा है। देखिए इंटेस्टाइन जो इंटेस्टिनल वॉल्स होती हैं वहां पर एक म्यूकस होता है, म्यूकस की कवरिंग होती है उन रिजिड वॉल्स पे इंटेस्टाइन की, जिससे कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो HCl से यहाँ पर सेफ रहती है। मींस HCl कभी भी इंटेस्टिनल वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है। ये HCl का काम क्या है, जो फूड आएगा उसको जाकर के ब्रेक डाउन करने का। तो बाकी इसमें नीचे इसके काफी सारे यूजेस दे रखे हैं, कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप इस चार्ट में से पढ़ सकते हैं, आपको ईच एंड एवरी यूज बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि किसी भी एसिड की अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है हमें लैब में ले जा करके, तो क्या क्या ऐसे रिएक्शंस हमारे पास रह सकते हैं जिससे हम किसी एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एसिड में यहाँ पर जो कंपाउंड में यहाँ पर लेकर के आए हूँ वो एसिड ही था। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है एक्शन विद मेटल्स। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर दो ही चीजें बनती हैं। पहला होता है उस मेटल का सॉल्ट और दूसरा वहां पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपने एसिड ले जाकर के किसी मेटल सरफेस पे डाला तो वहां से आप देखेंगे कि हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी। तो ये आपको बता देगा कि जो कंपाउंड आप लेकर के आए थे जिसको आप मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं वो कंपाउंड यहाँ पर एक एसिड है। तो एसिड जो हम यूज कर रहे हैं, अब ये एसिड भी दो तरीके से यूज किया जा सकता है। या तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो सकता है या फिर ये डाइल्यूटेड एसिड हो सकता है। हम मेनली डाइल्यूटेड एसिड्स को यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को नहीं यूज करते हैं। देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम ने जब HCl के साथ रिएक्शन करी तो उसने बना दिया NaCl। रिएक्शन को याद रखना और समझना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ यहाँ पर जगह बदल देंगे और इसको हम कहते थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसीलिए जाकर के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा HCl में। फिर मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा उसके सल्फेट से, तो बन जाएगा मैग्नीशियम का सल्फेट और रिलीज हो जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस। और सेम गोज ऑन विद जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर एक एसिड बस गायब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एसिड होता था, HNO3। यहाँ पर HNO3 क्यों नहीं है? देखिए नाइट्रिक एसिड यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है वाटर में। तो जब हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का सॉल्ट तो मिलता है लेकिन वहां से वाटर रिलीज होता है और वाटर रिलीज होने के साथ साथ वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लग जाती है। निकलनी हाइड्रोजन गैस चाहिए थी लेकिन हाइड्रोजन से तो वाटर बन गया और एक साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगी। और ये तब होता है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करें। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड ना यूज करके हम लोग डाइल्यूटेड यूज कर दें तो डाइल्यूटेड में क्या होता है, डाइल्यूटेड में जो वाटर था वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन की मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, सिर्फ NO यहाँ पर रिलीज होगी। तो ये यहाँ पर एक दिक्कत है नाइट्रिक एसिड के साथ, इसलिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। तो क्या नाइट्रिक एसिड फिर किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा? देखिए नाइट्रिक एसिड बना सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ अगर रिएक्ट करे सिर्फ तभी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। लेकिन उसमें भी ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपके पास सिर्फ 2% के अराउंड ही होना चाहिए, 1 से 2%। इससे ज्यादा अगर रखेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगी। तो दो ही ऐसे मेटल्स हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है आपके पास मैंगनीज, जिसके साथ नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये तो हमारे पास बात थी एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी की जब एसिड जाकर के किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे।
सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। देखिए मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो पहले की तरह मेटल सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पिछली बार जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है, इस बार आपके पास CO2 गैस रिलीज होती है। और CO2 के साथ साथ यहाँ पे क्या बाहर निकल जाता है, CO2 के साथ यहाँ पे बाहर निकल जाएगा आपके पास वाटर। तो कोई भी एसिड अगर किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सॉल्ट और वाटर बना करके वहां से CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा। तो यहां से जो CO2 गैस निकल रही है, अगर आप उसका एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। तो एक मेटल कार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्शन हुई HCl की, तो इसने सोडियम क्लोराइड बना दिया, Na और Cl कंबाइन करके, उसके साथ CO2 बाहर निकल गई और H2O यहां से बाहर निकल गया। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बात एक ही होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब रिएक्शन हुई HCl के साथ तो इसने सोडियम क्लोराइड बनाया, CO2 बनाई और वाटर यहां से बाहर चला गया। अब इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो CO2 निकल रही है, CO2 की प्रेजेंस हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए CO2 की अगर आपको प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है, इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट तो होता है यहाँ पर फ्लेम टेस्ट। अगर आप CO2 की बात करें तो CO2 एक ऐसी गैस है जो कि कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, तो ना ही ये आग जलाने में मदद करेगी और अगर कहीं पर आग लगी हुई है तो उसको बुझा जरूर देगी। तो आप यहाँ पर फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब से CO2 बाहर आ रही होगी, आप उसके पास ले जाकर के, जो माचिस की तीली अगर आप ले जाकर के उसके पास लगाएंगे तो वो बुझ जाएगी। अगर आपने कैंडल रखी है, बर्निंग कैंडल है, वो भी वहां पर बुझ जाएगी। दूसरी चीज होती है, जब भी CO2 कहीं से निकलती है तो वो ब्रिस्क एफिवेसेंस के साथ निकलती है और वो फिज साउंड प्रोड्यूस करती है। फिज साउंड कैसा होता है, जैसे जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं ना बिल्कुल, तो उसके जैसे कैप ओपन करते हैं वहां से एक फिज सा साउंड आता है। तो ये जो CO2 है हमेशा ब्रिस्क एफिवेसेंस के साथ निकलती है और एक फिज जैसा साउंड वहां पर प्रोड्यूस करती है। और ब्रिस्क एफिवेसेंस क्या है, बबल्स बनाते हुए, बबल्स बनाने के साथ साथ वो जो झाग है वो आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा और वहां से वो फिज टाइप साउंड आएगी। फिर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल टेस्ट होता है वो होता है इसका लाइम वाटर टेस्ट। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लाइम वाटर से पास कराते हैं तो ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो CO2 जब भी लाइम वाटर से पास होगा वो उसको मिल्की बना देगा और ये जो कंपाउंड यहाँ पर बनता था इसका नाम होता था कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसको। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, इसीलिए हम कह रहे थे मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर आपने CO2 एक्सेस में पास कर दी तो क्या होगा, देखिए अगर CO2 एक्सेस में पास कर देना तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वापस से इस H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है, जो यहाँ पर H2O बना है, वाटर बना है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेस में पास कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको हेल्प करेगी किस में कन्वर्ट होने में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाने में। तो जब भी CO2 एक्सेस में पास कराई जाती है तो CO2 एक्सेस में पास कराने पर लाइम वाटर मिल्की नहीं बनता है। इवन जो लाइम वाटर है वो कहां पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट तक। अब ये लाइम वाटर जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है जो कि वाटर सॉल्युबल है और इसका कलर भी व्हाइट नहीं होता है। व्हाइट कलर तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता था। तो CO2 अगर एक्सेस में पास नहीं कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की बनेगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा CO2 पास करा देंगे तो वो क्या करेगा, वो बनने वाले कैल्शियम कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्शन विद बेसिस। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस मिलकर के क्या करते हैं, एसिड और बेस मिलकर के बना देते हैं सॉल्ट और उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को देखें तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन वाले पार्ट को जब रिप्लेस करेगा तो सोडियम के साथ क्लोरीन लग जाएगी, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और ये OH जो बचा हुआ था इस OH को मिल जाएगी। ये जो H है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना देंगे, H2O। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, याद रखना इजी है। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन में चाहे एसिड प्लस बेस लिखें या बेस प्लस एसिड लिखें, बात एक ही है। एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर ही बनाएंगे, चाहे आप एसिड में बेस मिलाइए, बेस में एसिड मिलाइए। अगली इस पे चलते हैं। अगला है आपके पास एक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। देखिए जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये फिर से सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाता है। लेकिन एसिड प्लस बेस भी सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे थे और फिर तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड भी सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स है ना ये बेसिक नेचर के होते हैं। शायद आपको याद हो, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा, जो मेटल्स के ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर एक एसिड यूज कर रहे हैं और उसकी रिएक्शन एक मेटल ऑक्साइड के साथ हो रही है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, इसीलिए इसने जाकर के सॉल्ट प्लस वाटर बनाया है। नीचे एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बन गया, वाटर रिलीज हो गई, ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है कॉपर क्लोराइड। जिंक ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2O। तो ये जितनी भी रिएक्शन है सभी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ हैं एसिड्स की।
तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। तो ये भी कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे ही है। अब जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की वो है कोरोसिव नेचर, तो जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, कोरोसिव नेचर। देखिए जितने भी एसिड्स हैं ये सभी के सभी कोरोसिव नेचर रखते हैं। कोरोसिव नेचर रखने का मतलब है कि ये जिस भी सरफेस पे जाकर के गिरेंगे उस सरफेस को जला देंगे, खा जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे जो सरफेस है यहाँ से खत्म होती चली जा रही है। इसको कहते हैं कोरोसिव नेचर। अभी जो कोरोसिव नेचर है, ये कोरोसिव नेचर इनका इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसको आप किसी मेटल कंटेनर में अगर रखेंगे, आप सोचिए कि आपने एसिड को किसी मेटल कंटेनर में रखा है, तो उसको हमें मेटल कंटेनर में अगर रखना पड़ गया तो उससे क्या होगा, वो पूरी की पूरी मेटल की जो सरफेस है उसको खा जाएगा। अब एसिड और मेटल यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग एसिड्स को कभी कंटेनर्स में स्टोर नहीं करके रखते हैं, ऐसे कंटेनर्स में जो कि मेटल के बने हुए हो। इसीलिए एसिड्स को हमेशा सिरेमिक्स के या ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर किया जा सकता है, बिकॉज उसके साथ ही रिएक्शन नहीं कर सकते, उसके साथ ही इनर्ट रहते हैं। अगर हम एसिड्स के साथ साथ बेसिस की बात करें ना, तो बेसिस का नेचर भी कोरोसिव ही होता है। जो आपके पास जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उतना ही बर्न प्रोड्यूस करेगा जितना एसिड आपके हाथ पे गिरने पे बर्न प्रोड्यूस कर सकता है। ये कुछ यहाँ पर आपको विजुअल्स दिखाए गए हैं, जैसे ये आप विजुअल देख सकते हैं। ये एक ऐसा विजुअल है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से होने वाले बर्न को दिखा रहे हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड गलती से भी अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो ये इतना ज्यादा डैमेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो एसिड्स और बेसिस हैं को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए हम लोगों को लैब में। इसके साथ खेल नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर ये आपके हाथ पे गिर गए, इवन स्किन पर कहीं पे भी अगर ये गिरते हैं, तो ये इतना ज्यादा सीवियर बर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए इनके जो कंटेनर्स हैं, उन कंटेनर्स पे आपको वार्निंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो वार्निंग कुछ इस तरीके से होती है कि इससे आपको बच के रखना है कि इसके ड्रॉप्स आपके हाथों पे ना पड़े, और इवन इसकी ड्रॉप्स जाकर के किसी सरफेस पे भी ना पड़े, क्योंकि जिस सरफेस पे पड़ेंगे उस सरफेस को बिल्कुल ऐसे जला करके खत्म कर देंगी। तो इवन आपके शूज पर अगर ये पड़ जाता है तो आपके शूज को भी खत्म कर देगा, और हो सकता है आपके पैरों तक ये पहुंच जाए, अंदर तक। तो बहुत केयरफुली इनको हैंडल करिए आप जब भी लैब में जाते हैं। अब अगली हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, तो अगला टॉपिक है बेसिस। एसिड्स वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग बेसिस के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए बेसिस आपके पास कौन से सब्सटेंस है, बेसिस वो सब्सटेंस होते थे जो कि वाटर में जाकर के कौन सा आयन रिलीज करते थे, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते थे। अब जितने भी बेसिस वाटर में जाकर के OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है। तो जो वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस को बोला जाता है एल्कलाइज। तो एल्कलाइज क्या है, एल्कलाइज आपके पास बेस ही होते हैं और ये बेस वाटर सॉल्युबल है। जैसे सोप है, सोप क्या होता है, सोप हमारे पास कई तरीके के बेसिस का मिक्सचर है, और जो आपके पास सोप है वो वाटर सॉल्युबल भी होता है। तो एल्कलाइज क्या है, एल्कलाइज आपके पास वाटर सॉल्युबल बेसिस है, इसका मतलब सोप एक एल्कलाई की फॉर्म है। तो जितने भी एल्कलाई हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल ही रहें। तो जो एल्कलाइज हैं वो तो वाटर सॉल्युबल हैं, बट जितने भी बेसिस हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं सारे के सारे। जो वाटर सॉल्युबल रहेंगे वो एल्कलाई हो गए, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं भी है ना, बेस तो वो है ही, पर वाटर सॉल्युबल होगा तो उसको एल्कलाई कहेंगे। तो आपको इसके कई सारे एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, वहां पर उसके साथ ये आयरन का हाइड्रोक्साइड है। अब बेसिस की खास बात क्या होती है, बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस का जो टेस्ट है, बेसिस का टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा, ठीक है। ये बिटर टेस्ट रखते हैं, जबकि जो एसिड्स थे, एसिड्स आपके पास सार टेस्ट रखते थे, वो खट्टा टेस्ट रखते थे, और जो बेसिस वो आपके पास कड़वा टेस्ट रखते हैं। तो ये तो इनका एक खैर फिजिकल मेजर हो गया। हम लोग इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें तो ये टेस्ट की प्रॉपर्टी जो कि फिजिकली डिफरेंशिएट कर सकती है एसिड और बेसिस में। लेकिन हम लोगों को तो केमिकली इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए भी आगे कुछ रिएक्शंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ बेसिस हैं जिनके केमिकल फॉर्मूले और नेम लिखे हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक बेस है जिसको सोप मैन्युफैक्चर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। इवन पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग है उसमें यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज में लगाते हैं और CO2 गैस की एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को खैर में भी हमें आगे पढ़ना ही है, इसके बारे में भी एक प्रॉपर्टी आएगी। इसको हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी ब्लीचिंग पाउडर हमारे सिलेबस में है, ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे आगे। और जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया जाता है, और इसका जो कमर्शियल नेम है वो होता है स्लेक लाइम। मींस दुकानों पे अगर ये कभी मिलेगा तो इंडस्ट्रियल नेम से जो ये जाना जाता है वो स्लेक लाइम है। फिर एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है एज एन एंटासिड। जब भी हम लोगों को स्टमक में एसिडिटी होती है, हम लोग कुछ ज्यादा ही ऑयली खा लेते हैं, तो उसके कारण खाने के कारण जो होने वाली जलन है उसको शांत करने के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स हमें कुछ एंटासिड सजेस्ट करते हैं। तो वो एंटासिड जो है वो मार्केट में अलग अलग नाम से आती है, लेकिन उनके अंदर जो प्रेजेंट जो केमिकल है
वो है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्टमक से एसिडिटी को रिमूव करेगा। और जब एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसलिए एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एक बेस यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं एज अ फोमिंग एजेंट। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज करते हैं विंडो पेन्स की क्लीनिंग में। और जो स्टेन होते हैं, स्टेन मतलब जो ग्रीस से लगने वाले दाग हैं, उसको क्लीन करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। जैसे हम लोगों ने एसिड्स को क्लासिफाई किया था, वैसे ही क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर बेसिस को। देखिए एसिड्स का भी जो क्लासिफिकेशन था वो सेम यहाँ पर मैच करता है बेसिस के क्लासिफिकेशन से, इसलिए पहला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का जो बेसिस है उसके बेसिस पर क्लासिफाई करके देखेंगे, उसके बाद क्लासिफाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, और लास्ट में रहेगी एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या चीज हो गई? देखिए बेसिस की एसिडिटी होती है और एसिड्स की बेसिसिटी होती है। जैसे बेसिसिटी क्या थी? एसिड्स की बेसिसिटी का मतलब है कितने हाइड्रोजन उसके पास ऐसे हैं जो कि आयनाइजेबल है, मतलब कितने H पॉजिटिव आयंस वो लूज कर सकता है अपने एक मॉलिक्यूल पे। तो वैसे इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, क्योंकि बेस तो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे ना, रिप्लेसेबल या फिर आयनाइजेबल। तो जितने भी OH नेगेटिव आयन से जाकर के अपने एक्वस सॉल्यूशन में लूज करेगा वही इसकी एसिडिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है, इसकी एसिडिटी 1 है, क्योंकि एक ही OH नेगेटिव आयन है इसके पास। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये Mg2 पॉजिटिव आयन बनाएगा और उसके साथ साथ OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 OH है तो राइट हैंड साइड पे भी 2। सो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? इसकी एसिडिटी हो गई हमारे पास 2। अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है AlOH होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव, प्लस यहां से कितने OH नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं? यहां से OH नेगेटिव रिलीज हो रहे हैं 3, तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी यहां पर 3। तो ये होती है बेसिस की एसिडिटी की कितने OH नेगेटिव आयन से रिलीज कर सकते थे। जैसे एसिड्स की बेसिसिटी थी वैसी बेसिस की एसिडिटी है। बाकी अब आगे इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास कौन से बेसिस हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके पास वो बेसिस होंगे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे जाकर के वाटर में, मतलब कंप्लीटली आयनाइज हो रहे होंगे। तो जितने भी बेसिस कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में वो होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर इसके पास OH नेगेटिव आयंस डोनेट करने को है तो वो कितने हैं? क्या ये सारे के सारे OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर आयनाइज कर सकता है वाटर में? लगभग अगर सारे ही कर देगा, 99.9% तक अगर ये कर सकता है, तो वो क्या हो जाता था? वो हो जाता था आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस। सो ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते थे, स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होता था? स्ट्रॉन्ग बेसिस की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हाई होती है। और जो आपके पास वीक बेस होते हैं, वीक बेसिस की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत कम होती है। इसके एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहे होंगे वाटर में जाकर के, मतलब इनके पास जितने भी हैं लगभग सभी को कर देंगे। तो हम कह सकते हैं इसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है ये भी नियरली कितना होता है? 99% होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में है। फिर जो वीक बेसिस की कैटेगरी में है, वीक बेसिस की कैटेगरी में आने वाले जो बेसिस हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं या इनकम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। तो पानी में जाने पर, वाटर में जाने पर ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो इनका मॉलिक्यूल था वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स OH नेगेटिव आयंस नहीं रिलीज करके देते। कुछ आपके पास मॉलिक्यूल्स वाटर में एज इट इज ही पड़े रह जाएंगे जो कि आयनाइज नहीं हुए होंगे। तो यहां पर एग्जांपल में आ गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वो बेसिस हैं जो कि आपके पास वाटर में जाने पर OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे, लेकिन पार्शियली रिलीज करेंगे। जितने इनके पास प्रेजेंट थे, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स के पास जितने OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट थे, सारे जाकर के आयनाइज नहीं होंगे मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में एज इट इज पड़े रह जाएंगे। तो इनकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बहुत कम होती है, जबकि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई रखते हैं वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी एसिड्स में। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो भी हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, उस बेसिक सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट कितना है और उसमें प्रेजेंट जो प्योर बेस है उसका अमाउंट कितना है। अगर आपके पास गिवन सैंपल में प्योर बेस की कंसंट्रेशन या उसकी अमाउंट ज्यादा है, मतलब 95 ml उसमें बेस है और सिर्फ 5 ml पानी है, कुछ इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन है, 95% प्योर उसमें बेस था, तो ये हो गया आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड बेस है इसमें आपके पास प्योर बेस की कंसंट्रेशन हाई रहती है, जबकि जो डाइल्यूटेड होते हैं, डाइल्यूटेड में अब क्या कर देंगे, जो परसेंटेज है ना उस बेस की वो बहुत कम हो जाएगी।
तो अगर परसेंटेज कम हो गई बेस की तो किसकी परसेंटेज बढ़ गई होगी? वाटर की। अब वाटर ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में जो प्योर बेस है वो उसमें कम है, तो एक ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड सोल्यूशन, और वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन किसका है? बेस का। तो ये है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड बेस या कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई, और वैसे ही दूसरा हो गया हमारे पास डाइल्यूटेड एल्कलाई। फिर क्लासिफिकेशन के बाद जो अगला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन के बाद अगला टॉपिक आ रहा है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जैसे मेटल्स की हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ, कार्बोनेट्स की देखी थी, बाइकार्बोनेट्स की, वही सब चीजें यहाँ पर भी रहेंगी। तो पहली रिएक्शन है एक्शन विद मेटल्स। सेम चीज जो एसिड्स ने करी थी, एसिड और मेटल मिलकर के मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते थे, तो बेसिस भी क्या करेंगे? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो जब भी किसी बेस को किसी मेटल के सरफेस पे डाला जाएगा, वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो हाइड्रोजन जब भी बर्न होता है ये एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो जब ये जलेगा तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप जिस भी टेस्ट ट्यूब में एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट देख रहे होंगे, उस टेस्ट ट्यूब से आपको पॉप साउंड आता हुआ दिखेगा अगर आप इसका एक बर्निंग टेस्ट करते हैं तो। इसकी रिएक्शन दे रखी है जिंक के साथ। देखिए जिंक एक मेटल है जिसने रिएक्शन करी सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, तो इसने बना दिया सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। उसके बाद एक और रिएक्शन दे रखी है आपको जहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कब बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम के साथ, थोड़ा बहुत अमाउंट में यहाँ पर वाटर भी यूज किया जाता है, तो ये बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में कभी कभार पूछ ली जाती है, क्या हो सकता है पूछी जाए आगे। अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। देखिए एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जिसको हम कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज में सॉल्ट और वाटर बन जाते थे, कैसे? एसिड और बेस के रिएक्शन पे। तो जब भी किसी बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन करी है, सॉल्ट और वाटर बना करके दे देगा। एग्जांपल आपको दे रखा है NaOH प्लस H2SO4। चाहे बेस प्लस एसिड लिखें या एसिड प्लस बेस लिखें, बात एक ही है, कंपाउंड सेम ही रहेगा बनने वाला। तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो सोडियम के साथ बन जाएगा सल्फेट और हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा यहाँ पर वाटर, H और OH कंबाइन करके वाटर बना देंगे। ऐसी कई रिएक्शंस हो सकती हैं एसिड प्लस बेसिस की। फिर अगला आ जाते हैं, अब इसकी रिएक्शन जो दे रखी है वो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या हुआ? इसने सॉल्ट और वाटर बना दिया, मतलब ये तो फिर से न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों हो रही होगी? न्यूट्रलाइजेशन कब होता है? जब बेस और एसिड की रिएक्शन हो। तो चलिए बेस तो हम लाए थे पर एसिड का है, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बात करी थी, जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, वहीं आपके पास जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बना करके देगा। अब जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पर रिएक्शन करी CO2 के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ जो रिएक्शन आई है, इस रिएक्शन को मैं फिर से लिख देता हूँ, यही लाइम वाटर टेस्ट हुआ करता था, बार बार ये रिएक्शन आ रही है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि एक सॉल्ट है, अब ना इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना OH प्रेजेंट है, तो ये इसीलिए तो सॉल्ट है। अगर हाइड्रोजन आ जाती है इसके पास तो एसिड हो जाता, OH आ जाती तो बेस हो जाता। फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी, तो NaOH प्लस CO2 इसने क्या बना दिया? Na2CO3, और यहां से रिलीज हो गया वाटर। तो ये था आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन बेसिस के साथ। इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है वो वहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अब कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए जो एसिड और बेसिस हैं, एसिड और बेसिस के जो सोल्यूशन है, जो इनके एक्वस सोल्यूशन है, ये क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करा रहे होंगे? हमारे पास ना दो तरीके की कंडक्टेंस होती हैं, अगर मैं बात करूं। एक होती है मेटालिक कंडक्टेंस, जो जिसको आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस, और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जिसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में पढ़ाई जाने वाली जो मेटालिक कंडक्टेंस है, मेटालिक कंडक्टेंस का मतलब वो करंट जो वायर्स के थ्रू जा रहा है। ये कैसे जाता है वायर्स के थ्रू? क्या चीज इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहती है? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है, जो कि वायर्स में फ्लो कर रहा है। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जो हमारे पास सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं, और उस केमिकल को, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या बनता है? इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से बनता है फ्लो ऑफ आयंस। तो ये जो आयंस का फ्लो है ना, ये आयंस का फ्लो बनाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ आयंस। तो ये जो एसिड और बेसिस है, एसिड और बेसिस में क्या है? एसिड्स के पास जब एसिड्स को वाटर में डाला जाएगा तो ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे,
और जो बेसिस हैं, बेसिस वाटर में जाकर के OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब एसिड और बेसिस के पास आयंस हैं, और वो ऐसे आयंस हैं जो कि आयनाइजेबल हैं, जो कि रिलीज हो सकते हैं। तो इसीलिए एसिड और बेसिस क्या बन जाते हैं, एसिड और बेसिस हमारे पास एक कंडक्टिंग सोल्यूशन बना सकते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए, क्योंकि आयंस हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए। जो कंपाउंड आयंस आपको प्रोवाइड कर देगा वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। तो एसिड और बेसिस कौन सी कैटेगरी में आ गए हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयंस प्रोड्यूस करके देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। आयनाइज करने पर आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे प्योर वाटर है, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, क्या प्योर वाटर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि प्योर वाटर में क्या है, प्योर वाटर में H2O है, मीन सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कंबाइन करके H2O बनाया। तो अब वो अपने आप तो डिसोसिएट होगा नहीं, अपने आप तो वो टूटेगा नहीं आयंस की फॉर्म में। प्योर वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन टैप वाटर करा सकता है, रेन वाटर करा सकता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते थे, उसमें प्रेजेंट होते थे सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स हमारे पास क्या होते थे, सॉल्ट्स होते थे आपके पास आयंस, सॉल्ट होते थे आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या करते थे, वो आयंस प्रोड्यूस करके देते थे, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए। तो सेम चीज यहाँ पर एसिड्स और बेसिस के साथ होती है। फिर लास्ट आ रहा है हमारे पास एक कंपैरिजन एसिड और बेसिस के बीच में। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो रहेगा इनके टेस्ट को लेकर के। एसिड्स आपके पास सार टेस्ट करते हैं, इनका टेस्ट खट्टा होता है, जबकि जो बेसिस हैं ये बिटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको खाने में कड़वे लगेंगे। लेकिन खाने में कड़वे लगने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको टेस्ट नहीं करने हैं, कहीं आप उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में टेस्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में टेस्ट करना उतना ही हार्मफुल है जितना हार्मफुल है आपके हाथ में गिरने पे हो सकते हैं, तो इनको टेस्ट नहीं किया जाता है। बाकी आगे कलर चेंज की बात कर लेते हैं, जो कि इंडिकेटर्स के बेस पे आएगा, अभी इसको आगे भी देखेंगे हम। एसिड्स का काम है लिटमस को ब्लू टू रेड करना, और बेसिस का काम है रेड टू ब्लू करना किसी भी लिटमस को। फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस दोनों ही दिखाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बेसिस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाती है, बेसिस की भी जो नेचर है वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। और लास्ट होता है कि एसिड क्या कर सकते हैं, एसिड कार्बोनेट सॉल्ट्स को डिकम्पोज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने एसिड की रिएक्शन देखी थी ना, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। ये रिएक्शन हमने बेसिस में नहीं पढ़ी, क्योंकि बेसिस क्या नहीं कर सकते हैं, बेसिस आपके पास कार्बोनेट सॉल्ट्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, काफी बारीक डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बेसिस मेटल कार्बोनेट्स को डिकम्पोज नहीं करेंगे, जबकि एसिड्स उसको डिकम्पोज कर देते थे, इसीलिए उसकी रिएक्शन हमें पढ़ाई गई थी। चलिए अब आगे मूव करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, विच इज इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमको एक सिग्नल दे, किस चीज का सिग्नल दे, कि उस पर फेंका हुआ जो सब्सटेंस था वो एसिड था या वो बेस था। तो इंडिकेटर्स हमारे पास होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखिए जितने भी इंडिकेटर्स अभी हम यूज करेंगे ये बेसिकली डाई होती हैं, ठीक है, मीन्स कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन, उसको हम डाई कहते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स डाई हैं जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं, अपना रंग बदल देंगे। कब बदलेंगे अपना रंग, जब इसमें एसिड और बेस मिलाया जाएगा। तो एसिड्स और बेसिस के मिलाने पर इंडिकेटर्स अपना रंग बदलते हैं, अलग अलग रंग यहाँ पर शो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कई तरीके के इंडिकेटर्स इस बार पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास लिटमस। कुछ फेमस जो इंडिकेटर्स हैं वो होते हैं लिटमस, फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये लिटमस, ये आपके पास जो इंडिकेटर्स हैं सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब उसमें पहला देख लेते हैं लिटमस होता क्या है। लिटमस आपके पास दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है लिटमस सॉल्यूशन और एक होता है लिटमस पेपर। जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन आपके पास एक पर्पल डाई होती है वैसे तो लिटमस की अगर हम बात करें, जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन। ये एक प्लांट होता है जो कि थैलोफिटा कैटेगरी से बिलोंग किया गया है। अब इसका अपना जो खुद का कलर है वो ये पर्पल कलर है, ठीक है, बट हम इसको, अब पर्पल कलर का मतलब है तो फिर एक ही हो गया, लेकिन हम तो इसको रेड भी कह रहे हैं, इसको ब्लू भी कह रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने चेंज किया हुआ था, जैसे मैंने बताया था डाई होती है, इन डाई के अलग अलग आपके पास कलर्स होते हैं जिसको हम अपने पर्पस के हिसाब से चेंज करते हैं। तो वैसे तो इसका कलर पर्पल होता है, लिटमस आपके पास पर्पल डाई होती है, लेकिन जब हमारे पास मार्केट में हम इसे लेने जाएंगे तो ये दो फॉर्म में आएगा, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। वैसे ही ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी होता है और एक रेड लिटमस सोल्यूशन भी होता है। बाकी लिटमस का अपना खुद का कलर कैसा था, एक पर्पल डाई थी। तो ये जो ब्लू लिटमस है, ये ब्लू लिटमस क्या करता है, ये ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है रेड में। ये रेड में कब चेंज हो जाएगा, जब इसके ऊपर एसिड मिलाया जाएगा।
तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया एसिड मिलाने पर, और रेड लिटमस यहाँ पर चेंज हो जाएगा ब्लू में जब उसके ऊपर बेस डाला जाएगा। अगला इंडिकेटर आपके पास आ रहा है फिनोफ्थलीन। देखिए फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पहली बात तो हमारे पास एक इसका सोल्यूशन होता है, फिनोफ्थलीन सोल्यूशन कहते हैं जिसको हम लोग। फिनोफ्थलीन का अपना खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे वाटर जैसा दिखेगा। तो फिनोफ्थलीन का अगर खुद का कोई कलर नहीं है तो इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, जब भी इसमें बेस मिलाया जाता है तो बेस मिलाने पर जो इसका कलर है वो डार्क पिंक हो जाता है या पिंक कलर का हो जाएगा। तो बेस मिलाने पर जो फिनोफ्थलीन का कलर है वो पिंक हो गया, लेकिन जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो क्या कलर आता है, एसिड मिलाने पर कोई कलर ही नहीं आएगा। फिनोफ्थलीन का जो कलर था वो एज इट इज बना रहेगा, हाँ लेकिन उसमें थोड़ी बहुत ना हेजीनेस आ जाती है, मीन्स थोड़ा सा ना वो मिल्किश सा जो टोन है वो कर लेता है अपना, जिसको हम हेजीनेस कहते हैं। तो बाकी कलर उसका कोई चेंज नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट था, अभी भी ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन फिनोफ्थलीन में बेस मिलाने पर वो क्या होता है, वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो इससे आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास बेस था, कौन सा हमारे पास एसिड था। फिर यहाँ पर एक खास चीज कि अभी हम जितने भी इंडिकेटर ये यूज कर रहे हैं, ये इंडिकेटर कैसे हैं जिसको हम आंखों से देख करके कलर यहाँ पर जज कर रहे हैं, तो ये होते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर्स मतलब वो इंडिकेटर जिनको आप कलर के कॉम्बिनेशन पे यूज कर पा रहे हो, मतलब देख करके बता सकते हो कि एसिड इसमें क्या रहा होगा और बेस इसमें क्या रहा होगा। दूसरे तरीके के इंडिकेटर जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं ओल फैक्टरी इंडिकेटर, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे ओल फैक्टरी की। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज पे। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी आपके पास एक कलर बेस्ड इंडिकेटर है, इसका खुद का जैसा नाम है मिथाइल ऑरेंज, ये होता भी डार्क ऑरेंज कलर का ही है, ये आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर और भी ज्यादा डार्क कर लेगा, मींस बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा जब इसके ऊपर कोई एसिड डाला जाएगा, और बेस डालने पर इसका जो कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसका कलर एज इट इज रहता है, मींस जो ऑरेंज कलर था ये इसको रिटेन करके रखेगा। तो बेस डालने पर कोई कलर चेंज नहीं आया, ऑरेंज ही रहा, और एसिड डालने पर ये डार्क रेड हो गया। उसके बाद एक रेड कैबेज जूस होता है। देखिए रेड कैबेज जूस जो है, रेड कैबेज जूस ये यहाँ पर बना हुआ है, इसकी फोटो आप देख सकते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है ये थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर का है। तो ये पर्पल कलर क्या होता है, ये पर्पल कलर रेड में चेंज हो जाता है या थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाएगा जब इसके ऊपर एसिड डाला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बेस डालने पर जो इसका कलर है वो ग्रीन हो जाता है। तो बेसिस के साथ जो ये रेड कैबेज जूस है, बेसिस के साथ ये रेड कैबेज जूस ग्रीन कलर का हो जाएगा, और एसिड डालने पर ये जो रेड कैबेज, ये जो आपके पास रेड कैबेज जूस है ये हो जाता है हमारे पास रेड या फिर पिंक। तो वैसे उसका नाम रेड कैबेज जूस है, बट इसका जो खुद का कलर है वो याद रखिए वो पर्पल होता है, ठीक है, इसका खुद का कलर रेड नहीं है। फिर टर्मरिक जूस की बात कर लेते हैं, मींस जो हल्दी है। देखिए अब हल्दी का कलर तो सभी ने देखा होगा, हल्दी का कलर भी कुछ कुछ ऑरेंज कलर का ही होता है। तो इसका जो अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक कलर है टर्मरिक का खुद का कैरेक्टरिस्टिक कलर किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपके पास रेडिश में या फिर डार्क ब्राउन में, जब इसके ऊपर कोई बेस डाला जाता है। जबकि एसिडिक मीडियम में कोई कलर शो नहीं करता, एसिड्स के साथ इसका कलर वैसे ही बना रहेगा जैसा हल्दी होती है, लेकिन बेसिक्स के साथ ये कैसा कलर शो करती है, बेसिक्स के साथ ये कलर शो कर सकती है बिल्कुल डार्क ब्राउन या फिर रेडिश। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। आप हल्दी लीजिए, जो हल्दी, अगर हल्दी का कहीं दाग लगा है किसी कपड़े पे, अगर आप उसे जाकर उस पर साबुन लगा देते हैं, तो जो साबुन है, जो सोप है हमारे पास, उसमें बेस होता है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके उस कलर को और भी ज्यादा डार्क और डीप कर देंगे। तो इसको आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। अगला इंडिकेटर है यहाँ पर चाइना रोज। देखिए चाइना रोज क्या है, चाइना रोज मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं गुड़हल का फूल होता है जो। तो चाइना रोज भी यहाँ पर एक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर कैसा है, एक विजुअल इंडिकेटर है, कलर बेस्ड इंडिकेटर है। तो चाइना रोज का अपना खुद का कलर ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा रेड कलर का है। तो ये पिंक हो जाता है या डार्क पिंक हो जाता है जब इसके ऊपर हम लोग एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं। तो एसिडिक सोल्यूशन डालने पर जो चाइना रोज है उसका कलर हो जाएगा पिंक, लेकिन जो बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन इसके खुद के कलर को यहाँ पर चेंज कर देगा ग्रीन में। तो जो कि आपको फ्लावर यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है, ये फ्लावर आपको फिर ग्रीन कलर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तो थे हमारे पास विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर्स मतलब वो इंडिकेटर्स जो कि आप आंखों से देख करके उसके कलर डिफरेंशिएट कर सकते हो, एसिड और बेस में डिफरेंस बता सकते हो। तो ये आपके पास एक चार्ट है, जितनी भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं उसकी एक समरी हो गई है। तो चलिए जितने भी अभी तक हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं ये तो हो गए सारे विजुअल इंडिकेटर्स। अब आ जाते हैं कुछ ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। देखिए ये ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके पास वो इंडिकेटर्स होंगे जो कि स्मेल पर काम कर रहे होंगे। मींस अब हम इनकी स्मेल से डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस्ड है। तो ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे पास स्मेल बेस्ड। तो स्मेल बेस्ड इंडिकेटर्स को ही हम लोग ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। देखिए ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स में आपके पास कई एग्जांपल आते हैं। जैसे पहला एग्जांपल होता है इसमें हमारे पास अनियन। अनियन आपके पास एक ओल फैक्टरी इंडिकेटर है। अनियन की आपको खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल पता होगी, इसकी जो महक है वो बहुत तेज होती है, आंखों को भी चुभता है ये। तो अनियन के ऊपर अगर आप बेस डालते हैं ना, तो
बेस क्या कर देता है, बेस इसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो बेसिस डिस्ट्रॉय देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। लेकिन जो एसिड्स हैं, एसिड इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, मींस एसिड के साथ कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एसिड अगर डालेंगे तो अनियन की स्मेल अनियन जैसी ही रहेगी, लेकिन बेस डालेंगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। तो नो चेंज विद एसिड्स, तो एसिड्स के साथ तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट बेसिस इसकी स्मेल को क्या कर देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेम गोज विद वनीला। वनीला भी जो है, वनीला की भी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो ये जो बेसिस होते हैं, बेसिस क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एसिड्स के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। तो वनीला के साथ भी आप सेम यही चीज बोलेंगे। और जो हमारे पास तीसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है वो होता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में भी यही होता है, क्लोव ऑयल मींस जो लौंग का तेल है, इसकी भी स्मेल काफी तेज होती है। अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको इसकी अच्छी खासी स्मेल आ जाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है बेस। तो बेसिस ने अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स के साथ कोई चेंज नहीं आता है। तो इन तीनों के साथ एक बहुत कॉमन चीज है, इनको याद रखना, ध्यान रखना बहुत ही आसान है। सिर्फ बेसिस इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और एसिड्स इसकी स्मेल में कोई भी चेंज लेकर के नहीं आएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है इंडिकेटर्स का वो यहाँ पर खत्म होता है, मींस विजुअल बेस्ड इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके पास पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या है? सबसे पहले तो ये जो पीएच है, ये पीएच का मतलब क्या होता है? देखिए पीएच जो है, पीएच का मतलब है यहाँ पर पोटेंस डी हाइड्रोजन, पोटेंस दे हाइड्रोजन। तो ये पोटेंस दे हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल का मतलब है कि क्या ये स्केल हाइड्रोजन की पावर को बता रहा है कि हाइड्रोजन के पास कितनी पावर है। तो ये हाइड्रोजन की पावर होती क्या है? देखिए हाइड्रोजन की जो पावर है ये यहाँ पर रिलेट कर रही है एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ से। अभी हमने बोला ना कि हम लोग ये तो जज कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, लेकिन ये कैसे जज करेंगे कि जो एसिड है वो कितना स्ट्रांग है और जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है? क्या उसको हर बार हमें लैब में ले जाकर के उसका टेस्ट करना पड़ेगा या मुझे उसकी बॉटल पे ही देखना पड़ेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड है, या ये H2SO4 है या HNO3 है? तो मैं कैसे बताऊं HNO3 ज्यादा स्ट्रांग है, H2SO4 ज्यादा स्ट्रांग है? तो इसके लिए बनाया गया पीएच स्केल। तो इसको हम लोगों के पास डेवलप किया था सोरेनसन ने ईयर 1909 में। तो ये क्या कहते थे? ये कहते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ये वाटर में जाकर के आयनाइज होने पर H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, लेकिन सभी एसिड्स बराबर H पॉजिटिव आयंस थोड़ी रिलीज कर रहे होंगे। जो ज्यादा कर रहे होंगे वो स्ट्रांग है और जो कम कर रहे होंगे वो वीक है। और इसके साथ साथ इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज करके बनाया था पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किस पे काम करता था? पीएच स्केल इस चीज पे काम करता था कि जो भी आपके पास पीएच है, ये पीएच वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव के। कंसंट्रेशन को हम लोग शो करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको पीएच को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये जो लॉग वाला पार्ट है ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं रहता है, आपको लॉग सॉल्व करने वैसे भी नहीं सिखाए गए हैं। सिर्फ एक डेफिनेशन के लिए और फॉर्मूले के तौर पे आपको बता रहा हूं कि पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये कहना चाहते हैं जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो वो H पॉजिटिव तो लूज करेगा, और H पॉजिटिव लूज करेगा तो H पॉजिटिव लूज करने पर वो हाइड्रोनियम बना देगा। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है, चाहे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिख दें चाहे कंसंट्रेशन लिख दें H3O पॉजिटिव की, बात एक ही है। H पॉजिटिव आपको पानी में नहीं मिलेगा, पानी में तो H3O पॉजिटिव ही मिल रहा होगा क्योंकि H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन कर गया होगा। अब जो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ तो बता दी चलो पीएच ने, पावर ऑफ हाइड्रोजन ने, लेकिन बेसिस का क्या होगा? देखिए जब भी हम लोग आयनाइजेशन की बात करते हैं तो जो बेसिक सॉल्यूशंस है ना, बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं। और ये कहां से आते हैं? ये वाटर के आयनाइजेशन से आते हैं। वाटर का आयनाइजेशन का मतलब है जो H2O होता है, जब H2O किसी बेसिक सॉल्यूशन में आयनाइज होगा, बेसिस जब इसमें डिसॉल्व किए जाएंगे OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे ना, तो वाटर इसमें आयनाइज होकर के H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस बना देता है। और बेसिस से भी क्या आ रहा है? बेसिस से भी OH नेगेटिव आयन आ रहा है। तो OH नेगेटिव के आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ती जा रही है पानी में। बेसिस ने भी OH दिया, पानी ने भी आयनाइज होकर OH बनाया, तो OH की तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन कम हो गई यहाँ पर? H पॉजिटिव की। तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में वो कम होती है और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, जो कि कहां से आ रहे होंगे? वाटर के आयनाइजेशन से। बट उसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की वो एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस कम होती है। तो अगर मैं लिखूं फॉर बेसिस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ये होता है फॉर बेसिक सॉल्यूशंस।
ये आपको बेसिक सॉल्यूशंस में देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पीएच स्केल बनाया गया था वो सोरेनसन ने जो बनाया था। अब उसकी वर्किंग समझ लेते हैं, ये वर्किंग थी क्या। देखिए पीएच स्केल की अगर हम लोग वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले पीएच स्केल में ये आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं जो कि 0 से शुरू होकर के 14 तक जा रहे होंगे। अब ये 0 से शुरू होकर के जो 14 तक जा रहे हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं, नंबर क्या है, क्या ये सेंटीमीटर है, क्या ये इंचेस हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अब क्योंकि केमिस्ट्री है तो इसका कुछ मीनिंग है। यहाँ पर ये जो पीएच है ये 0 है यहाँ पर, और लास्ट में जो पीएच है ये 14 है। तो ये जो नंबर है इसके नंबर के बिल्कुल बीच में आएगा 7। 7 हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्केल में बिल्कुल मिड में पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो जो भी सब्सटेंस ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं आपके पास न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है उनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो इनका पीएच 7 होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला था हम लोग उसमें H पॉजिटिव की जगह 7 वगैरह पुट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। भी फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ स्केल के बारे में बात करनी है। अब स्केल में अगर हम 7 से नीचे चलने लगे, आप 7 से जितना नीचे आ जाओगे ना आपको उतना स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलने लगेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक रीजन कौन सा हो गया हमारे पास, जो कि 0 से 1 के बीच में है। ये अगर आप 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स रखे हुए हैं। सिमिलरली अगर हम 7 के बाद मूव करें तो लास्ट में जो 14 वाला रीजन मिल रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रखे हुए हैं। तो आप 7 से जितना नीचे आ जाएंगे 0 की तरफ आपको उतने अच्छे एसिड्स मिलने लगेंगे, और आप 7 से जितना आगे बढ़ जाएंगे 14 की तरफ आपको उतने अच्छे बेस मिलने लगेंगे। तो जो वीक बेसिस होते हैं वो 7 के बाद ही शुरू हो जाएंगे, और वैसे जो वीक एसिड्स हैं वो 7 के बाद शुरू हो जाएंगे। तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर बिलो 7 एंड इंक्रीजिंग बेसिक नेचर आफ्टर 7। तो हम कहां पर बता सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। देखिए H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाना किसका काम है, एसिड्स का। तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, और इसका उल्टा कह दे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो कि आपके पास बेस है, देखिए बेस क्या करते हैं, बेसिस का काम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड बढ़े तो राइट हैंड साइड पर बेसिक नेचर जो है बढ़ रहा है, मींस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो कम हो रही होगी ना जब हम यहाँ पर राइट साइड मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो ये था आपके पास पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का पीएच एग्जैक्टली 7 है, एसिडिक का लेस देन 7 है, और बेसिक का ग्रेटर देन 7 है। अब पीएच स्केल में चलो ये तो पता चल गया कि इसको हम लोगों को मेजर कैसे करना है पीएच में, मतलब पीएच जो है वो आपको वैल्यू तो निकाल करके दे देगा, पर इसको हम एक्चुअली कैसे टेस्ट करेंगे, मतलब हमारे हाथ में दे दिया जाए तो हम कैसे बताएं कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है। तो इसको और बेटर बनाया गया, और इसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हम लोग लेकर के आए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मींस कोई भी एक ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मींस ऑल ओवर द यूनिवर्स ये चीज ट्रू है, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मींस इसमें इंडिकेटर क्या हो गया, एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें सारे इंडिकेटर्स आ गए यूनिवर्सल इंडिकेटर में सब कुछ। वो कैसे आ गया, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का अपना जो खुद का कलर होता है, इसका कलर कुछ कुछ ब्राउन कलर का होता है, और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये पीएच के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। जब आप इस ब्राउन कलर के यूनिवर्सल इंडिकेटर में कोई एसिड या बेस को डालेंगे ना, तो बेस डालने पर आपको पता है कि जो कलर है वो ब्लू है, लेकिन ब्लू है तो कौन सा है, वो रॉयल ब्लू है, वो स्काई ब्लू है, वो नेवी ब्लू है, या वो टर्क्वाइज कलर है। ये तो चारों के चारों कलर्स अलग हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहता है मैं इसी पे ही काम करता हूं। इसमें जितना डार्क ब्लू निकल करके आएगा, जितना डार्क ब्लू होने का मतलब है वो ब्राउन कलर, जितना डार्क ब्लू रीजन मतलब जितना ज्यादा पर्पल रीजन की तरफ जाएगा, जितना डार्क वायलेट रीजन की तरफ जाएगा, उतना अच्छा वो बेस रहेगा। और एसिड्स का काम क्या है, एसिड्स का काम तो रेड कलर शो करने का है। तो रेड भी कौन सा है भाई, ये वाइन रेड है, ये मरून है, ये आपके पास लाइट रेड है, या ये पिंक है। तो रेड के भी कई शेड्स हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बिल्कुल शेड्स पे काम कर रहा है, और जहां पर डार्क रेड है बिल्कुल वो है आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और फिर जितना माइल्ड रेड होता चला जाएगा वो एसिड तो रहेगा बट वीक हो जाएगा। तो न्यूट्रल जो होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस आपके पास ग्रीन कलर के रहते हैं, वो इस ब्राउन कलर के सोल्यूशन को ग्रीन कर देंगे, बताएंगे कि ये न्यूट्रल है। जैसे वाटर वहां पर एग्जांपल हो सकता है, वाटर न्यूट्रल है। पानी को अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिलाए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ वो कैसा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर शो करेगा। और अगर वो येलो कलर शो कर रहा है, वो आपके पास ऑरेंज कलर शो कर रहा है, तो अब आप बढ़ रहे हो एक एसिडिक रीजन की तरफ। तो जितना लीस्ट एसिडिक है वो ये रहा उसका रीजन, जितना लीस्ट बेसिक है ये रहा उसका रीजन। बाकी ये मोर एसिडिक के लिए हो गया, और ये हो गया हमारे पास मोर बेसिक या फिर मोर एल्कलाइन के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, अगर हम इसको अपनी एवरीडे लाइफ से यहाँ पर कंपेयर करें तो जो पीएच है, पीएच का मतलब था पावर ऑफ हाइड्रोजन।
अब हमारे पास ऐसी कई डेली एक्टिविटीज होती हैं जहां पर इस पीएच की हम इंपॉर्टेंस खुद से ही देख सकते हैं। जैसे सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है पीएच की वो आ रही है इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? इसका काम है फूड को ब्रेक डाउन करना। कैसे ब्रेक डाउन करेगा? जब भी खाना हमारी आंतों तक जाता है तो वहां से निकलने वाला एचसीएल उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रिलीज शुरू हो जाता है, उसकी रिलीजिंग शुरू हो जाएगी। तो जब वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, अगर कभी जरूरत से ज्यादा आप खाना यहाँ पर खा लेंगे तो जरूरत से ज्यादा एचसीएल रिलीज होगा। तो आपको स्टमक में क्या होगी? आपको स्टमक में प्रॉब्लम होगी एसिडिटी की। जितना ज्यादा एचसीएल रिलीज होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा वो। तो अगर आपको कभी एसिडिटी हो गई और आप चाहते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं कंज्यूम करना चाहता, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता हूँ रात को, तो हम क्या करना चाहिए? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हैं। घरों में आपको बेकिंग सोडा देखने को मिलेगा। हम लोग घरों में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, जनरली कुकिंग के लिए यूज होता है। और नहीं तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स मीन्स कुछ ऐसे ही हमारे पास सिरप आते हैं जो कि इस डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं लोग, और ये काफी कॉमन है, घरों में मिल भी जाते हैं। तो ये जो एंटासिड्स होते हैं ना, एंटासिड्स में क्या प्रेजेंट है? इनमें प्रेजेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स में। तो ये बेस है। बेस का काम क्या है? बेस का काम है जाकर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देना और पीएच को वापस से न्यूट्रल कर देना। तो अगर आपका पीएच एसिडिक हो गया था, पेट में जो पीएच है वो लेस देन 7 चला गया था, तो बेस डालने पर वो वापस 7 आ जाएगा, क्योंकि बेसिस का काम है पीएच को बढ़ाना और एसिड का काम होता है पीएच को खींच करके कम कर देना। फिर जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल इसमें दे रखा है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। देखिए अगर हम अपने दांतों की बात करें तो हमारे जो दांत हैं इसके ऊपर जो इनेमल है, इनेमल पे किस चीज की कोटिंग होती है? इस पे जो कोटिंग है उसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और ये काफी हार्ड होती है। इसको हम लोग बोलें क्या, ये वाटर इसको जाकर के खराब कर सकता है, तो वाटर से खराब नहीं हो सकती, वाटर से इनफेक्टेड रहती है। लेकिन जब हमारे मुंह का जो पीएच है अगर वो 5.5 से नीचे आ जाए, ठीक है, 5.5 से नीचे आने का मतलब है कि पीएच किधर आ रहा है? पीएच एसिडिक तरफ आ रहा है। ये पीएच एसिडिक तरफ क्यों आने लगता है? जितने भी हम खाना जो खाते हैं अगर हम उसे दांतों से यहाँ पे चबा रहे हैं, तो जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं दांतों में। तो उसके साथ साथ वहां पर रिलीज होने वाले जो एसिड्स हैं, वो रिलीज होने वाले एसिड्स क्या करते हैं? आपके माउथ का जो पीएच है उसको नीचे लेकर के आते हैं, वो 5.5 से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर 5.5 से नीचे आने लग गया है तो अब आपके इनामल के लिए प्रॉब्लम है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। अब ये जो इनामल है ये यहाँ पर डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, और अगर ये यहाँ पर डिग्रेड होगा या कोरोड होने लगेगा तो क्या होगा? इससे जो पानी है उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। किस चीज का डायरेक्ट एक्सेस? रूट्स का, जिसकी वजह से जो टीथ डिके है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पानी बिल्कुल दांतों की जड़ों तक ना चले जाए और उसको खराब ना कर दे, इसीलिए वहां पर इनामल पे जो कोटिंग है वो कैल्शियम फॉस्फेट की हो रखी है। लेकिन वो कैल्शियम फॉस्फेट खराब हो सकता है अगर जो पीएच है वो एसिडिक हो जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसीलिए हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट क्या होते हैं? टूथपेस्ट आपके पास कुछ बेसिस का कॉम्बिनेशन होते हैं, बेसिस का मिक्सचर होते हैं। जब आपका पीएच 5.5 से नीचे चला गया है, उसका काम है उसको खींच के वापस 7 तक लाना। तो बेसिस का काम है पीएच बढ़ाने का, इसीलिए अब हम लोग यूज करेंगे टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट जाकर के क्या करेंगे? आपके माउथ के पीएच को वापस से न्यूट्रल बना देंगे, 5.5 से ऊपर खींच के 7 तक ले आएंगे, जिसकी वजह से ये जो टूथ इनेमल का जो डीके है इसको हम रोक सकते हैं। अब कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि टूथ इनेमल में जो ये कोरोजन आ रहा है इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए इसके कई रीजन हो सकते हैं। जब भी हम जो भी खाना यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें हमारे पास मेनली कैलोरीज या फिर शुगर ना हो। तो अगर वहां पर शुगर है तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी वजह से वहां पर कुछ एसिड रिलीज होते हैं, जिसमें से एक है लैक्टिक एसिड। ये वही लैक्टिक एसिड है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड जाकर के इनेमल को कोरोड करेगा, और इनेमल को कोरोड होने से बचाने के लिए हमें यहाँ पर टूथपेस्ट यूज करने पड़ेंगे। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनको कहते हैं इनको ज्यादा चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, इनको ज्यादा टॉफीज नहीं देनी चाहिए। मीन्स जो शुगर आपके पास फूड्स है, मीन्स जो शुगरी फूड्स है, जिन फूड्स में शुगर कंटेंट बहुत हाई है, इनको खाने से बचाना है। तो वहां पे यही होता है कि छोटे बच्चे ज्यादातर अपनी हाइजीन का कुछ ऐसा ध्यान तो रखते नहीं है। तो वो अगर ज्यादा चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द जो शुगर है वो उनके मुंह में या दांतों में ही प्रेजेंट है, जिसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब वहां से जो एसिड रिलीज हो रहा है वो उनके दांतों में प्रेजेंट कैल्शियम फॉस्फेट को कोरोड कर रहा है, और कैल्शियम फॉस्फेट के कोरोजन की वजह से उनके दांत आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके दांतों को कोई खा गया है, इसकी बिल्कुल जड़ें ही खोखली सी हो गई हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं वो। तो ये होता है उसके पीछे रीजन। तो अगर आपको ऐसी चीज नहीं चाहिए, आप ये चीजें नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको भी शुगरी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर हम दिन में कम से कम 2 बार तो ब्रश जरूर करें, जिससे हमारा जो माउथ है उसका पीएच बना रहे और दांतों की जो लाइफ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास लाइफ लॉन्ग एज इट इज रहे। फिर अगला है हमारे पास इरिटेशन कॉस्ड बाय चेंज इन पीएच। देखिए इरिटेशन कॉस्ड बाय चेंज इन पीएच का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ
मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो हमारे पास मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी अगर किसी को काट ले तो जिस जगह पे काटती है वहां पे बहुत ज्यादा जलन होती है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मधुमक्खी के काटने पे बहुत ज्यादा जलन या बहुत ज्यादा दर्द की होती है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास हनी बी और एक होता है आपके पास वॉस्प। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये है हनी बी और ये दूसरी साइड है आपके पास वॉस्प। ठीक है, ये हनी बी और वॉस्प में डिफरेंस है। तो जब भी कहीं पर हनी बी काटेगी या फिर आंट, ठीक है, जो चींटी है, अगर चींटी या हनी बी कहीं पे काट लेती है तो इनका जो स्टिंग है वो एसिडिक नेचर का है। तो इनका स्टिंग अगर एसिडिक नेचर का तो आपकी स्किन में इरिटेशन करेगा। तो इसके ऊपर आपको क्या लगाना चाहिए? इसके ऊपर आपको लगाना चाहिए कोई बेस। वो बेस क्या हो सकता है? वो बेस आपके पास सोप हो सकता है, वो बेस आपके पास टूथपेस्ट हो सकता है, वो बेस आपके पास बेकिंग सोडा हो सकता है। तो कभी भी आप इसके ऊपर नींबू वगैरह मत लगाना। कहीं आपने इसके ऊपर नींबू लगा लिया, ऑलरेडी उसके स्टिंग में तो आपकी स्किन में क्या जा चुका है? एसिड जा चुका है। और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप वापस से एसिड डाल रहे हो, वो कभी न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो इरिटेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा, जलन और ज्यादा होने लग जाएगी। तो एसिड को उसका जो एसिड इरिटेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बेस मिलाते हैं। तो सिमिलरली जो वॉस्प होते हैं, वॉस्प के साथ ये केस उल्टा है। ठीक है, वॉस्प का मैंने आपको बताया ये वॉस्प है। वॉस्प का जो स्टिंग है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अगर कभी वॉस्प आपको काट ले तो वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको एसिड यूज करना है उसके बेसिक जो स्टिंग था उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वहां पर आप यही रेमेडी यूज नहीं कर सकते। तो देखिए दोनों बातों में फर्क है। अब पीएच तो हम न्यूट्रली करना चाह रहे हैं बट रेमेडी अलग अलग हो गई। पहले केस में बेस से किया, अब अगले केस में क्या करेंगे? अगले केस में एसिड से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो बेस है वो आपकी स्किन में जा चुका है। तो अब आप नींबू लगा सकते हैं। अब आप नींबू भी यूज करेंगे या आप यहाँ पर जो व्हाइट विनेगर होता है आप वो यूज कर सकते हैं, उससे काम बन जाएगा। फिर अगला आ जाते हैं हम लोग पीएच चेंज इन एग्रीकल्चर में। देखिए जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पर सॉइल के नरिशमेंट पे। आपकी सॉइल जितनी ज्यादा अच्छी होगी, वो जितनी ज्यादा नरिश्ड फॉर्म में रहेगी, उतनी अच्छी सॉइल ग्रोथ, उतनी अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सॉइल की नरिशमेंट का ख्याल कैसे रखा जाता है? उसमें कई सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं जो। तो अब सॉइल की जो नरिशमेंट है अगर वो कभी किसी कारण से खराब हो गई तो क्या किया जाए? देखिए सॉइल की अगर नरिशमेंट खराब हुई है तो हो सकता है सॉइल का जो पीएच है वो एसिडिक लेवल पे आ जाए। ठीक है, नीचे 7 से नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? सॉइल के जो पीएच को न्यूट्रल बना करके रखना है, ताकि उस सॉइल की नरिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, तो उसकी वजह से प्लांट ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे? आप इसके ऊपर कोई बेस मिलाएंगे। वो बेस क्या होते हैं? वो बेस आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड हो सकते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। तो इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स जा करके सॉइल के ऊपर ये जितने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका छिड़काव करते हैं। अब इसके ऊपर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिड़काव किया गया है, इसकी वजह से क्या होगा? पीएच वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि एसिडिक नेचर का हो गया था। कई बार जो सॉइल है, सॉइल का जो पीएच है वो बेसिक नेचर का भी हो जाता है, वो एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है अराउंड 8 एंड 8.5। तो अब अगर सॉइल का नेचर बेसिक हो गया है तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं फार्मर्स? इसके लिए वो यूज करते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज है, डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंपोस्ट या मैन्योर कहते हैं जिसको हम लोग। तो कंपोस्ट या मैन्योर क्या है? इसको हिंदी में हम लोग खाद बोलते हैं। तो इसको जाकर के जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये वापिस से क्या करेगा? वापिस से इतने हाई एल्कलाइन जो सॉइल थी उसको न्यूट्रल करके ले आएगा। तो बेसिकली ये सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। आपको सॉइल की कंडीशनिंग चेक करनी पड़ेगी कि सॉइल की कंडीशनिंग न्यूट्रल है, न्यूट्रल से नीचे है या न्यूट्रल से अपर है। और उसके साथ साथ ये जो फर्टिलाइजर्स भी हमारे पास होते थे, फर्टिलाइजर का भी काम यही होता है। फर्टिलाइजर का भी अगर हम यूज करें तो फर्टिलाइजर और एसिड रेन सबसे ज्यादा एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपकी सॉइल की कंडीशनिंग को खराब करने के लिए। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि आप किस तरीके का फर्टिलाइजर अपनी सॉइल में मिला रहे हैं। हो सकता है आपके पास सॉइल पहले से ही एसिडिक नेचर की हो, आप उसे और ज्यादा एसिडिक बना दें। सो मेक श्योर कि आपको फर्टिलाइजर्स का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। चलिए इसी में अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो पीएच की हम लोग इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में अगला पॉइंट आ रहा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए केमिकल वॉरफेयर क्या है? मतलब एक ऐसी जंग जो केमिकल के थ्रू लड़ी जा रही है। अब ये केमिकल्स के थ्रू जंग कैसे लड़ रहे हैं, और वो भी एनिमल्स और प्लांट्स लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें इस बारे में शायद पता भी ना हो। देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं, आपको सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हनी बी का, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। जो हनी बी है उसका स्टिंग एसिडिक है, तो बेसिक सोल्यूशन लेकर के आएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जैसे आंट स्टिंग है वो भी एसिडिक होती है, उसको भी बेसिक सोल्यूशन से न्यूट्रलाइज करेंगे। जबकि जो वॉस्प है, वॉस्प का जो स्टिंग है वो बेसिक नेचर का होता है, उसको हम लोग किसी एसिड से न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आंट स्टिंग है, तो एंट स्टिंग में हमारे पास मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अब एक ये प्लांट होता है हमारे पास जिसको आप देख सकते हैं, ये है नेटल प्लांट। तो नेटल प्लांट क्या है? इसकी जो लीव्स होती है ना, इसकी लीव से बहुत पतले पतले छोटे छोटे कांटे टाइप निकले हुए होते हैं। ठीक है, हॉर्न्स होते हैं, बहुत छोटे, दिखाई नहीं देते हैं। तो जब भी कोई पर्सन इसको टच कर लेता है, गलती से टच कर ले अगर, तो इसके जो हेयर होते हैं
वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं उस पर्सन की स्किन में। अब मिथेनोइक एसिड अगर इसने रिलीज किया है तो जंगल में क्या होगा, जंगल में तो ऑब्वियसली बात है आपको कोई दूसरा पेड़ पौधा तो आपको कोई ये तो मिलेगा नहीं कि बेस की कोई वहां पर दुकान खुली है, कोई केमिस्ट की शॉप है जहां से आप भागे बेकिंग सोडा लिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ लिया है, टूथपेस्ट लिया है। तो जंगल में ही अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो जंगल में हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, उस जगह आपके पास ऑप्शन हो सकता है ये डॉग प्लांट। ये जो डॉग प्लांट है ना, इस डॉग प्लांट की जो लीव्स हैं, डॉग प्लांट अपने आप में एक रेमेडी है इसके लिए, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं ये बेसिक नेचर की है। आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं, इस डॉग प्लांट की लीव्स को निकाल करके रब कर सकते हैं, जो कि बेस को रिलीज करेंगे और आपकी स्किन को यहाँ पर एक रिलीफ देखने को मिलेगा। तो एसिडिक जो नेचर था वो किसने प्रोवाइड करा है यहाँ पर, नेटल प्लांट ने, और इस नेटल प्लांट के जो एसिडिक नेचर है उसको किसने यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया, डॉग प्लांट से निकले हुए बेस ने। तो चलिए इसी के साथ अब हमारा एसिड्स और बेसिस का जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट्स। तो देखिए सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आपके पास वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि किसी एसिड और बेस को मिला करके बनाए गए होंगे, मींस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई होगी, और वो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कैसे होती है, जो एसिड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन था उसको आकर के किसी मेटल ने रिप्लेस कर दिया होगा। कई एग्जांपल जैसे HCl और NaOH का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो HCl और NaOH से बनने वाला जो सॉल्ट है वो NaCl होता है। NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अगला अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लें तो वो हो सकता है H2SO4 प्लस NaOH। तो H2SO4 प्लस NaOH से क्या बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए Na2SO4 प्लस H2O। अगर आप ध्यान देंगे तो हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है दोनों केस में एसिड ने अपनी हाइड्रोजन लूज करी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से बनता है। और ये जो मेटल था सोडियम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर दिया, उस क्लोरीन से। तो सोडियम ने आकर के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। यहां पर भी मेटल ने किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और उसके सल्फेट के साथ केमिकल कंपाउंड बना दिया, सोडियम सल्फेट बना दिया। और क्या बाहर निकल गया यहाँ से, वाटर। ऊपर आपको चार्ट में कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं। जो सॉल्ट्स आपके पास क्लोराइड वाले हैं ये आपके पास सभी क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, कुछ हमारे पास सल्फेट्स होते हैं, वैसे ही कुछ आपके पास कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट होगी वो क्लोराइड हो गए, जिसमें सल्फेट प्रेजेंट हो सल्फेट्स हो गए, और जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, जिसमें CO3 प्रेजेंट है, वो आपके पास कार्बोनेट्स हो गए। अब सॉल्ट में भी अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट के भी देखिए क्लासिफिकेशन होता है। जितने भी सॉल्ट हम लोग देखते हैं हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि सॉल्ट का मतलब तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल मतलब जिसका pH 7 हो। तो ऐसा नहीं होता है कि सॉल्ट जितने भी आपके पास एग्जिस्ट करेंगे उन सभी का pH 7 रहेगा। सॉल्ट के भी अपने आप में 3 नेचर हैं। सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, सॉल्ट आपके पास एसिडिक भी हो सकता है, और सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलकर के बनाए गए होंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसको तो हम घर में भी यूज करते हैं, खाने में जो सॉल्ट यूज किया जा सकता है वो सोडियम क्लोराइड रहता है। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये HCl और NaOH से बना हुआ है। HCl आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसने कैसा सॉल्ट बना दिया, इसने बना दिया न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। और इसके जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो एक्वस सोल्यूशन है वो न्यूट्रल सोल्यूशंस बनाते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप NaCl को पानी में घोलोगे तो वो सोल्यूशन एसिडिक नहीं हो जाएगा ना, वो सोल्यूशन बेसिक रहेगा। नहीं तो हम उस पानी को पी भी नहीं पाते जिस पानी में हम लोग नमक घोलते हैं। तो वो सोल्यूशन आपके पास न्यूट्रल ही रहेगा। तो कोई भी एक ऐसा सॉल्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा वो खुद तो न्यूट्रल होगा, तो बनाने वाला एक्वस सोल्यूशन भी उसके पास कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। अगले आ रहे हैं एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स कैसे सॉल्ट हो गए, जिनका pH 7 से कम है। अब ये कैसे बनते हैं, अगर आपको सॉल्ट एसिडिक बनाना है ना तो आप एसिड स्ट्रॉन्ग रखिए और बेस को वीक कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो सकता है HCl, और एक वीक बेस हो सकता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे NH4Cl। सिंपली सी बात है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिडिक सॉल्ट जो बन रहा है यहाँ पर वो है अमोनियम क्लोराइड। ये एसिडिक क्यों बना, क्योंकि हम लोगों ने जो एसिड यूज किया था HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस यूज कर रहे हैं वो वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस गिव्स स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, गिव्स एसिडिक सॉल्ट। अब ये जो एसिडिक सॉल्ट आया है, अगर हम लोग इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात करें कि इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, देखिए इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन बना करके देते हैं। क्यों बना करके देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, अगर अमोनियम क्लोराइड को वापस से वाटर में डाल दिया जाए ना, तो आप इस अमोनियम आयन को ब्रेक कीजिए, अमोनियम 1 पॉजिटिव, और वाटर को जब ब्रेक करेंगे यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से NH4 पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव होगा, और वाटर से आएगा OH नेगेटिव। होता क्या है, ये HCl कंबाइन करके फिर से HCl बन जाएंगे, और जो OH नेगेटिव है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, NH4 के साथ, NH4OH। तो ये रिएक्शन तो वहीं वापस पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग,
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, वीक। तो जो एक्वस सॉल्यूशन बना है वो फाइनली कैसा रहेगा हमारे पास, एसिडिक रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक एक्वस सॉल्यूशन या उसके उससे आने वाला जो सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा रहता है आपके पास, एसिडिक रहता है। अगला आता है हमारे पास इसी में बेसिक सॉल्ट्स। देखिए बेसिक सॉल्ट्स क्या है, बेसिक सॉल्ट आपके पास वो सॉल्ट रहेंगे जो कि एक ऐसे एसिड से बने होंगे जो कि वीक है और एक बेस यहाँ पर यूज किया गया होगा जो कि स्ट्रॉन्ग था। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव्स बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। एसिड हम लोगों ने यूज किया है कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है, मिनरल एसिड तो था बट वीक था। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करता था, तो इसने बना दिया बेसिक सॉल्ट। अब अगर आपको इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है तो एक्वस सॉल्यूशन ये किसका हो गया, एक ऐसे सॉल्ट का जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से आने वाला जो सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है बेसिक। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अगर हम लोग देखें तो सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम चीज अब ये रिवर्स कर देगा, सोडियम आयन H पॉजिटिव आयन और यहां से बनेगा एक कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन तो यहां पर रिएक्शन कर जाएगा वापस से H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके बना देगा क्या, H2CO3 और Na और OH बना देंगे यहाँ पर NaOH। तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता था, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए वो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। तो चलिए सबसे पहला सॉल्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट क्या है, ये कॉमन सॉल्ट है हमारे पास जो घरों में यूज होने वाला सॉल्ट है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, बाकी इसको कॉमन नेम टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट से भी जाना जाता है। फॉर्मूला इसका हमारे पास NaCl होता है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। जितने भी सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे उसमें तीन चीजें कॉमन है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। प्रिपरेशन क्या होती है हमारे पास NaCl की, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, HCl NaOH मिला देना है। HCl और NaOH मिलकर के NaCl और वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी। अकरेंस की बात करें कि हमें कहां कहां से मिल सकता है, तो देखिए जो सी वाटर है, सी वाटर हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स रहता है सोडियम क्लोराइड का। बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं सी वाटर के अराउंड जो हम बनाते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, इवेपोरेट होकर के पानी तो बाहर निकल जाता है उन डिक्स में से जो वो गड्ढे बनाए गए हैं, और उसके अंदर क्या बच जाता है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट बच जाता है। उसके बाद जो डिपॉजिट्स हैं सॉल्ट्स के वो हमारे पास दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, जिसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये प्योर होता है ना, तो प्योर होने के समय ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये ब्राउन भी रहता है। ब्राउन ये कब रहता है, जब इसमें इंप्योरिटी रहती है। तो हमारे घरों में जो सॉल्ट आता है, हमारे घरों में आने वाला जो सॉल्ट है वो व्हाइट कलर का है, क्योंकि वो आफ्टर प्यूरिफिकेशन आ रहा है। अगर आप इसे रॉक फॉर्म में देखेंगे, रॉक सॉल्ट होता है जो सी वाटर से जो बनाया गया सॉल्ट है, वो ब्राउन फॉर्म में दिखेगा क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो इसके दो मेजर सोर्स होते हैं, एक तो इसके सोर्स हो गया हमारे पास जो सी वाटर है, और दूसरा होता है इसको माइन करके निकाला जाता है। कैसे माइन करके निकालते हैं, जैसे मेटल्स की माइनिंग होती है वैसे ही रॉक सॉल्ट को भी माइन किया जाता है अर्थ से। फिर इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस में हमारे पास अगर हम देखें तो इसके यूजेस बहुत काफी ज्यादा यूजेस हैं। जैसे अभी हम कुछ तो इसमें आगे ही पढ़ेंगे। ये प्रिपरेशन में काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल की। फिर उसके बाद इसको हम कुकिंग में भी यूज करते हैं। कुकिंग में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फ्लेवर जो है फूड का वो ये प्रोवाइड कराता है। ये आपके कुकिंग टाइम को भी रिड्यूस करता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में एक्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको पता होगा जिन भी लोगों का बीपी यहाँ पर लो हो जाता है, जैसे बीपी लो होता है उनको बोलते हैं कि इनको नमक खिलाओ। नमक खिलाने से यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर वापस रेगुलेट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये तुरंत जाकर के सॉल्ट्स वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई दे देता है। तो मसल मूवमेंट है और इवन जो वर्किंग है नर्वस सिस्टम की, वो भी किस पे डिपेंड करती है यहाँ पर, सॉल्ट पे, जो कि सोडियम क्लोराइड है। बाकी हम इसको प्रेजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं पिकल्स में, और जो मीट है, मीट और फिश की भी प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। सोप मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज है। बाकी अगर कभी भी जो स्नोई रोड्स हैं, अगर रोड पर कभी बर्फ पड़ जाती है तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो ये तो हो गए कुछ हमारे पास यूजेस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग कॉस्टिक सोडा पे। देखिए कॉस्टिक सोडा क्या है, कॉस्टिक सोडा तो हो गया हमारे पास इसका जनरल नेम, लेकिन इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, NaOH। अब जो NaOH है, NaOH को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो कि सोडियम क्लोराइड का है, और इसका हमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं ब्राइन। तो ब्राइन आप लोगों को याद रखना है, ब्राइन क्या है, ब्राइन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सोल्यूशन। जब इसको इलेक्ट्रोलाइज हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसकी एक खास चीज है कि जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस के समय, इलेक्ट्रोलिसिस में वो प्रोड्यूस कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो उसमें एक एनोड होती है, कैथोड होती है। तो जो क्लोरीन गैस है वो हमेशा एनोड पर प्रेजेंट होगी, एनोड पर रिलीज होगी, मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है। और जो कैथोड है, कैथोड पर आपके पास रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, मींस जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं,
देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्लोरीन गैस निकली, तो क्लोर होता है यहाँ पर क्लोरीन के लिए, और एल्कलाई मीन्स बेसिस, तो कौन सा बेस निकल गया यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन निकल रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कुछ यूजेस इसके, सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स को बनाने में काम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। उसके साथ साथ जब हम लोगों को एल्यूमिनियम मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी होती है ना, तो वहां पे जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर की प्योरिफिकेशन भी हाइड्रोक्साइड के साथ ही की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जो डीग्रीजिंग मेटल्स यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो देखिए डीग्रीजिंग मेटल्स का मतलब मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, ऑयल की रिफाइनिंग के लिए और डाई और ब्लीचेस बनाने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई एज सच एक्सप्लेनेशन आपसे कभी पूछेंगे नहीं, जहां पर पूछेंगे वहां पे मैं भी आपको आगे बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हम लोगों के पास इसमें ऐसी रहती है जो कि पेपर में आपको पढ़ने के लिए जानी चाहिए। अगला आ रहा है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा इसका क्या हो गया? वॉशिंग सोडा हो गया इसका कमर्शियल नेम, ठीक है, इंडस्ट्रियल नेम, मतलब कॉमनली इस नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हम लोग सोडा ऐश भी बोलते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। तो ये जो .10H2 है, इसका मतलब ये कितना है? ये सोडियम कार्बोनेट तो है बट ये डेकाहाइड्रेटेड है। तो सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेटेड, ये हो गया इसका पूरा एक हमारे पास एग्जैक्ट केमिकल नेम, ठीक है। 10 यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगी है, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं डेकाहाइड्रेटेड। इसकी 3 स्टेप की प्रिपरेशन होती है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा पूछते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके लिए यूज होता है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और CO2। ये कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगी और अमोनियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ना, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम आगे लेकर के जाएंगे और इसको हीट करेंगे। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इसको हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 रिलीज हो जाती है और वाटर। तो अब आपने सबसे पहला स्टेप तो पार कर दिया है, जो कि आपको बनाना था सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। अभी ये एनहाइड्रस है, मींस इसके पास वाटर कंटेंट नहीं है। जब हमने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसी को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। जैसा कि इसका नाम है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब क्या? इसको धोने के पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो हाँ बिल्कुल सही चीज है। इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी यूजेज बहुत ज्यादा है। तो ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आपको कपड़े धोने हैं तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी ये हटा सकता है। ग्लास, सोप और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। और एक कंपाउंड होता है हमारे पास बोरेक्स, तो बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। ये सोडियम कंपाउंड ही होता है वो बोरेक्स। अब जैसे जो बोरेक्स था, बोरेक्स का वैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2B4O7.10H2, ठीक है, ये होता है हमारे पास बोरेक्स। अब ये तो था आपके पास वॉशिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा के बाद नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो अब आ रहा है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, आगे इसी में बेकिंग पाउडर की भी बात करेंगे कि वो कैसे बनता है। देखिए बेकिंग सोडा का हमारे पास जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? जब हमने वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया था उसकी फर्स्ट स्टेप में, उसकी प्रिपरेशन की फर्स्ट स्टेप में ही क्या बना था? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो उसकी फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन का, वही रहता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात तो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि एल्कलाइन सोल्यूशन बना सकता है वाटर के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो। और ये जो एक्वस सोल्यूशन रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है उसको चेंज नहीं करता है, लेकिन फिनोफ्थलीन के साथ ये पिंक कलर का हो जाता है। फिनोफ्थलीन के साथ ये पिंक कलर का क्यों हो रहा होगा? इसका मतलब जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एक बेस की तरह, क्योंकि जो बेसिस है वो फिनोफ्थलीन का कलर कैसा कर देते थे? पिंक कर देते थे। जब हम इसको हीट करते हैं 543 केल्विन से ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसकी यूजेस क्या है? देखिए इसका जो सबसे पहला यूज है वो होता है कि अगर हमारे कभी भी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा मोस्ट कॉमनली हर घर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुकिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। अब जो दूसरा इसका यूज है कुकिंग में, वो कैसे होता है? देखिए जितने भी हम केक्स और ब्रेड को देखते हैं ये काफी स्पंजी होती है, ठीक है, फूली भी होती है। तो उसको कैसे फुलाया जाता है? इसको फुलाया जाता है बेकिंग पाउडर की हेल्प से। पर वो जो बेकिंग पाउडर है, उस बेकिंग पाउडर को बनाते हैं हम लोग बेकिंग सोडा से। जब बेकिंग सोडा जाकर के टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देखिए टार्ट्रिक एसिड कहां से आता है? ये जो हम लोग केक्स और ब्रेड बनाते हैं ना, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है।
ठीक है, और टार्टरिक एसिड से H पॉजिटिव आयंस आते हैं। जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर एक तो सोडियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है, सोडियम टार्ट्रेट होता है। अभी उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम टार्ट्रेट के साथ रिलीज होती है CO2। अब जो CO2 गैस जब रिलीज होती है, अगर वो ब्रेड में से रिलीज हो रही है, केक में से रिलीज हो रही है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो इसीलिए वो उसको स्पंजी बना देती है, ठीक है। जो उसके अंदर एयर ट्रैप हो रखी है CO2, जब वो बाहर निकलती है तो उससे वो फूल जाता है, थोड़ा सा स्पंज टाइप हो जाता है। तो चाहे वो ब्रेड हो, चाहे हमारे पास वो केक हो। तो बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर किससे बनाया गया, यहाँ पर बेकिंग सोडा से बनाया गया। उसके बाद इसका एक यूज होता है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स में। कुछ हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसे होते हैं जो कि सोडा एसिड कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग सोडा को यूज करने का यहाँ पर रीजन क्या रहता है, बेकिंग सोडा को यूज करने का रीजन ये रहता है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो जैसे आप इसकी जब नॉब ओपन करते हैं, नॉब ओपन करते ही यहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन के कारण। तो वो जो CO2 गैस निकल रही है, वो CO2 गैस कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, और अगर कहीं पे आग लगी हुई है तो उसे बुझा भी देगी। तो इसीलिए हम लोग एक सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर फिर से हमारे पास एक जनरल नेम या कॉमन नेम हो गया। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला होता है CaOCl2। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम स्लेग लाइम भी कहते हैं। अगर आप स्लेग लाइम से Cl2 को पास कराते हैं, क्लोरीनेशन इसका कराते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है और इसके साथ साथ यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहली बात तो ये आपके पास एक क्लींजिंग एजेंट है और इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, ठीक है। इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल क्लोरीन जैसी होती है, व्हाइट पाउडर होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, और उसके साथ साथ ये डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और कैल्शियम सल्फेट बनाने के साथ हमेशा यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी। ये जो प्रॉपर्टी है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। फिर जो यूजेज हैं, देखिए यूजेज की बात करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहली जो यूजेज है वो है इसकी ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट किसमें, पेपर में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। जितने भी हम पेपर्स यूज करते हैं, आपको पता होगा कि पेपर्स को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि पेपर को हमें फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, ना ही हमें उसे जलाना चाहिए। तो अगर पेपर की रिसाइकलिंग की जा रही है तो उसे वापस से व्हाइट किया जा सकता है ना, उसको वापस से व्हाइट कौन करता है, ये ब्लीचिंग एजेंट व्हाइट करता है, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो प्रेजेंट क्लोरीन है, ये क्लोरीन ही यहाँ पर काम कर रहा है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। बाकी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यही यूज होता है, और उसके साथ साथ क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में भी यूज कर सकते हैं। और जो वूल है, जो हमारे पास वुलन क्लॉथ्स हैं, वुलन क्लॉथ्स को श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यूज किया जाता है लॉन्ड्रीज में। फिर आ जाते हैं अब हम लोग लास्ट पे, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है हमारे पास लास्ट सॉल्ट। देखिए, पीओपी के नाम से ये जाना जाता है, जनरली हम लोग इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहते हैं पीओपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको केमिकल नेम अगर देखें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मींस हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट तो है, लेकिन इसमें जो हाइड्रेशन है, कह रहे हैं हाइड्रेशन कितनी है, सिर्फ हाफ है, तो इसका फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O। अभी जो CaSO4.12H2O है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सिंगल स्टेप की प्रिपरेशन है। सबसे पहले आपको कैल्शियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो कितना लेना है, ये लेना है डाइहाइड्रेटेड। ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड है ना, इसको हम कहते हैं जिप्सम। जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो जिप्सम हीट करने पर इसका जो डाइहाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल था, इससे 1.5 मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल गए, 1.5, और हाफ मॉलिक्यूल वाटर के यहीं बचे रह जाएंगे। इसी को हम पीओपी कहते हैं। क्योंकि अब मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, आधा और 1.5 तो होगा नहीं। तो ये 1.5 अच्छा नहीं लग रहा है ना इसको, ये जो 1.5 है, और उससे भी बड़ी बात यहाँ आधा, आधा कैसे बच रहा है, बचेगा तो पूरा 1 बचेगा, या 1 भी नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इस पूरी रिएक्शन को ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होती है तो CaSO4 के आगे भी 2 लग जाएगा, और जो ये कैल्शियम सल्फेट है इसके आगे भी 2 लग जाएगा, और जब अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/2 1 होता है, तो इसलिए अब ये सिर्फ रह गया H2O, और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये है पीओपी की प्रिपरेशन। अब पीओपी की जो प्रॉपर्टीज हैं, पीओपी की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो पीओपी आपके पास एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये रहता है, और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि जब इसको वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वाटर मिलाने पर ये एक हार्ड मास फॉर्म कर देता है, जिसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम से ही ये प्रिपेयर होता है, जिप्सम को हीट करके प्रिपेयर किया जाता है, और वापस से इसमें पानी मिलाने पर ही ये जिप्सम बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग
डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर हमारी बोन में फ्रैक्चर है, किसी को फ्रैक्चर हो रखा है, तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, उसको प्लास्टर लगाते हैं। वो जो प्लास्टर है, वो प्लास्टर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस ही रहता है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका यूज किया जाता है यहाँ पर प्लास्टर्स के लिए, बोन फ्रैक्चर्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये हार्ड मास में सेटल हो जाता है आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। इसको टॉयज, कॉस्मेटिक्स और इवन कुछ स्टैचूज बनाने के भी काम में हम लोग इसको लाते हैं। दीवारों पे कहीं पे भी अगर ब्रेकेज है, कहीं पर दीवारों में दरार आ गई है, तो उसमें भी पीओपी के साथ उसको सील किया जाता है, जिससे हवा भी पास नहीं करती है और उसके बाद वहां से वाटर भी पास नहीं कर सकता है। और जब वॉल्स पे फिनिशिंग दी जाती है, वॉल्स पे जब हम लोग पेंटिंग करते हैं, तो उससे पहले पीओपी के उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, जिससे कि एक स्मूथ वहां पर फिनिश और एक स्मूथ सरफेस हमें देखने को मिले। फिर लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर इन्हीं को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जितने भी सॉल्ट्स हम देखते हैं, एक तो होता है सॉल्ट्स का अपना खुद का केमिकल फॉर्मूला, जैसे FeSO4, CuSO4। लेकिन जब हमारे पास ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं ना, तो कुछ कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं। तो वो कलर्ड सॉल्ट्स क्यों होते हैं? सॉल्ट्स का कलर जो है वो उसमें आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसा कि इसका नाम है, ये एक वो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि जब किसी सॉल्ट के साथ जुड़ेगा तो उसको क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। जो उसकी स्ट्रक्चर्स है ना, वो क्रिस्टल जैसी हो जाएंगी और कलर भी इंपार्ट करेगा। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर इसका कलर इंपार्ट करने का है, और दूसरा उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने का है किसी भी सॉल्ट को। तो अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल जैसे यहाँ पर है CuSO4.5H2O। तो ये कॉपर सल्फेट है और ये पेंटाहाइड्रेटेड है। अब ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है ना, यही आपके पास ब्लू कलर का होता है। अगर मैं सिर्फ CuSO4 की बात करूं, जब सिर्फ वो कॉपर सल्फेट होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर है ही नहीं। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो उसका कलर भी नहीं है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो यहाँ पर कितने हैं? 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मीन्स ये पेंटाहाइड्रेटेड है, इसलिए इसका कलर कैसा है? ये ब्लू है। इसी को हम लोग ब्लू विट्रायल कहते हैं। जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रायल बोला जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास व्हाइट कलर के। तो इसमें जो ये 10H2O लगा हुआ है, ये होता है आपके पास डेकाहाइड्रेटेड। तो इसने इसको क्रिस्टल की स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी और इसका कलर भी कैसा कर दिया? यहाँ पर व्हाइट कलर कर दिया। फिर कैल्शियम सल्फेट, वैसे ही जिसको हम जिप्सम कहते हैं, इसके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। और जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट के पास 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये कुछ सॉल्ट्स बने हैं हमारे पास जिनके कलर यहाँ पर बने हुए हैं। बाकी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ब्लू विट्रॉयल कॉपर सल्फेट को कहते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट.5H2O को। ग्रीन विट्रॉयल होता है आपके पास फेरस सल्फेट, जो कि हेप्टाहाइड्रेटेड है। और एक व्हाइट विट्रॉयल होता है जो कि आपके पास जिंक सल्फेट है, और ये भी हेप्टाहाइड्रेटेड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, कुछ उनके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि आपको MCQs में या फिर एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर मुझे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप सिंपली उस सॉल्ट को हीट कर दीजिए। अगर आप हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीटली मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। अगर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और इसको आपने हीट करा, तो आप देख सकते हैं कि हीट करने पर इसका ब्लू कलर किस में चेंज हो गया? व्हाइट कलर में। क्योंकि यहाँ से किस चीज की रिमूवल हो गई होगी? यहाँ से रिमूवल हो गई होगी वाटर की, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे लगा हुआ था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर इसके साथ लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है इसको गीला कर देगा। ये सॉल्ट को गीला नहीं करता है, सिर्फ सॉल्ट को क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसको कलर इंपार्ट करता है। अब जैसे ये व्हाइट कलर का हुआ था, आपके पास अगर ये व्हाइट कलर है, आप इसमें वापस से पानी मिला दो ऊपर से। जैसे आप इसमें ऊपर से पानी मिलाओगे, आप देखोगे पानी मिलाते इसका कलर क्या हो गया? फिर से ब्लू। क्योंकि कॉपर सल्फेट को अगर वाटर मिल जाएगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो उसके क्रिस्टल का कलर कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है हमारा, ये खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी टॉपिक्स आज तक अभी हमने समझे इस वीडियो में, वो सारे आपको समझ आए होंगे। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, कुछ टॉपिक अगर आपसे मिस हो गए हैं, आप जाकर के पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगली इसकी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, कुछ PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेक श्योर आप उस नए सेशन को जरूर देखें, हमारे अगले सेशन को। बाकी इस चैप्टर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, आपको सारा स्टडी मटेरियल वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।